बेटा, आज तुम गर्व से हमारा सीना फुला दिए। बहू की तरह नहीं, बेटे की तरह हमारा नाम रोशन किया। भाभी, आप प्रसाद खाइए। आप नहीं जानती कितना रुतबा बढ़ा दिए। भैया की जगह पुलिस की नौकरी ली। अब हम सबको अकड़ देंगे कि हमारी भाभी पुलिस वाली है। आज हम भी बहुत खुश हैं। किस्मत वालों को मिलता है ऐसा ससुराल जैसा हमको मिला है। इस अग्नि की सौगंध बापूजी, आपने जो मुझ पे भरोसा किया है उसकी इज्जत मैं अपनी जान से भी ज्यादा करूंगी। हमारी आज की कहानी एक महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर सपना की है, जिसने अपनी ड्यूटी और अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को बड़ी खूबी से निभाए रखा था। लेकिन जुर्म की आग ने सपना के दामन को भी लपेट लिया। दूसरों की सुरक्षा और सेवा में जुटी पुलिस फोर्स को कब, कहां और कितने जाती संघर्षों से गुजरना पड़ता है, इसका अंदाजा उनके चेहरे से नहीं लगाया जा सकता। ऊपर से शांत और खुशहाल दिखने वाली सपना की जिंदगी अंदर ही अंदर घुटन और तूफान से जूझ रही थी। लेडी पीएसआई सपना की इस तरह मौत ने सवालों के अंबार खड़े कर दिए। अरे बाबूजी, आप यहाँ? मैं आपको फोन लगाने ही वाली थी। सपना आज ड्यूटी पर नहीं आई और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सपना रात भर से घर लौटी नहीं है और उसके साथ हमारा छोटा महेंद्र भी है। दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत डर लग रहा है हमको। सपना तो आदर्श नगर का घरेलू हिंसा वाला केस हैंडल कर रही थी ना? जी सर। क्यों करते हो तुम लोग इतनी लड़ाई? हाँ, आखिरी बार कह रही हूँ, दोबारा मुझे तुम लोगों की शक्ल नहीं देखनी। अरे इतने अच्छे लगते हो एक साथ, आराम से रहो, प्रेम से रहना सीखो, ठीक है ना? आप लोग कुछ बोल के गई थी, कहाँ जा रही हो? नहीं तो ड्यूटी से आई, कपड़ा बदली किए, महेंद्र को लिया और चली गई। बच्चे को लेके कहाँ जा सकती है? हाँ, वो नीले रंग की साड़ी पहनी थी और छोटे महेंद्र ने ग्रीन कलर का कपड़ा पहना था। बाबूजी, आपको किसी के ऊपर शक या फिर घर में आपस में कोई झगड़ा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो कहाँ गई ये कुछ मालूम नहीं। किसी को मालूम हो ना हो, विष्णुनगर थाने के पीएसआई करण कुमार को जरूर मालूम होगा। पीएसआई करण कुमार को क्यों मालूम होगा? वो क्योंकि दोनों में बहुत अच्छा दोस्ती है, एक दूसरे के साथ काफी बातें बांटते हैं। सर, आप यहाँ? सपना के बारे में बात करनी है। सपना से तुम्हारी काफी गहरी दोस्ती है ना? कल रात से वो लापता है। तुम्हें पता है कहाँ हो सकती है? नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। चलो थाने चल के बात करते हैं। सर आप चलिए, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। एक्चुअली मेरा और मेरी वाइफ प्रिया का डाइवोर्स केस चल रहा है सर। सपना की वजह से? नहीं सर, एक्चुअली पीएसआई सपना मेरे लिए एक दोस्त से कहीं बढ़कर है। एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ वो मेरी हमउम्र है। हम काम एक ही करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते भी हैं। पर मेरी वाइफ न तो मुझे समझती है और न ही मेरे काम को। शायद यही वजह है सर कि मैं और पीएसआई सपना एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं। सपना से तुम्हारा रिश्ता दोस्ती से कुछ ज्यादा है। और डिवोर्स केस के बावजूद तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ घर पे रह रही है। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। दरअसल मेरी वाइफ प्रिया सर मेरे बच्चे को मुझसे मिलवाने लाई थी। मैं चाहूँ तो ये शादी तोड़ सकता हूँ, पर अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकता सर मैं। अब आप ही बताइए, हम दोनों के इस आपसी झगड़े में उस मासूम का क्या कसूर सर? सपना मिसिंग है, उसके साथ उसका बच्चा भी। बता सकते हो कहाँ गई होगी? हो सकता है सर अपने भैया भाभी के यहाँ गई हो, तनुष तिवारी और आभा तिवारी। सर, सपना ने अपने भाई तनुष तिवारी को एक फ्रॉड और एक करप्शन के केस में जेल भिजवाया था। अपने भाई को जेल भिजवाया था? किया गया था उसने? सर, वो एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था। रिसेंटली उसने एक रोड कंस्ट्रक्शन पे घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज किया था। इनफैक्ट रिश्ता बिना देखे सपना ने उसे अरेस्ट भी किया और कल ही वो जेल से रिहा हुआ है। वो कल जेल से रिहा हुआ और सपना भी कल ही गायब हुई है।
कल ही रिहा हुए हैं हम, और आज ही अदम के आप लोग। हम तुम्हारे नहीं, तुम्हारी बहन सपना के बारे में बात करने आए। बड़े अजीब हैं आप लोग। मेरे पति अभी अभी रिहा होकर आए हैं और आ गए आप लोग पूछताछ करने के लिए। सपना का नाम यहाँ पर मत लीजिएगा, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे। इतना भड़कने की जरूरत नहीं है, इसे इसके किए की सजा मिली है। हम सुन लिया आपका, अब आप हमारा सुनिए। हमको ऐसा बहन से कोई रिश्ता नहीं रखना है जो अपने भाई को जेल में डलवा दे। आप लोग पिंड काहे नहीं छोड़ देते हैं हमारा? तुम जेल से कल रिहा हुए हो और सपना भी कल गायब हुई है। ये महज इत्तेफाक है कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ है, ये जाने बिना हम जाएंगे नहीं यहाँ से। ऐसे गजब है इंस्पेक्टर साहब आप लोग। अरे हमको कहाँ मालूम कि वो कहाँ गई, क्यों गई, किसके साथ गई? और आपको क्या लगता है अकेले दुश्मन हम हैं उसके? जमाने भर के लोगों से दुश्मनी ले रखी है उसने। एक दुश्मन तो उसका ससुराल में है, उससे काहे नहीं पूछते आप? किसकी बात कर रहे हो तुम? आलोक उपाध्याय, सपना का जेठ। आलोक उपाध्याय? एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर और अपनी सहयोगी सपना उपाध्याय और उसके 1 साल के बच्चे महेंद्र की गुमशुदगी पर पुलिस पूरी संवेदना के तहत इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। फिर ये कैसे अपने थे जो परायों से भी पराये थे, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। हालात देखकर तो लगता था कि सपना इंसानी शक्ल में भेड़ियों के साथ रह रही है, जहां हर नजर, हर हाथ उसकी गर्दन दबोचना चाहता था। तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? ऐसा क्या किया हम? अरे तुम ही एक आदमी हो इस घर में जो इस बात से खुश है कि सपना यहाँ से चली गई है। जब तक वो लौट कर नहीं आ जाती ना, तुम अपना शकल हमको दिखाना मत। ये मनुष्य शकल हम देखना ही नहीं चाहते। माना सपना हमको पसंद नहीं है, लेकिन छोटे महेंद्र का तो हमको भी चिंता है। बाबूजी, हम आलोक को पूछताछ के लिए ले जाने आए हैं। चलो पुलिस स्टेशन। ऐसा क्या पूछेगा जो आप लोग यहाँ उठा लाए? यही कि सपना से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो खुद ही एक प्रॉब्लम है। हम उम्र में बड़े उससे, कुछ खास नहीं किए जिंदगी में, पर ये हमको हमेशा जताती रही, जबकि हमारे स्वर्गवासी भाई ने कभी हमको नीचा नहीं दिखाया। और उसकी मौत के बाद जब पेंशन उसके नाम हुआ तो अपना असली रंग दिखाने लगी। आप काहे बवाल पाल रही? क्या जरूरत है महेंद्र भाई का नौकरी करने का? पेंशन लीजिए और चुप से बैठिए ना। हम ये नौकरी सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि महेंद्र ये नौकरी देश की सेवा के लिए कर रहे थे। हम बस उनकी सोच को आगे बढ़ाना चाहते, तो इसमें गलत क्या है? आपके ऐसा करने से पेंशन बंद होगा और हमको अपना काम शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, नहीं तो आपके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। अरे तुम अपना जरूरत काहे नहीं पूरा करते? सपना एकदम सही सोची है। पीएसआई सपना उपाध्याय, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ। सोचा था उस पैसे से कुछ काम शुरू करेंगे, लेकिन नहीं, महारानी को तो महेंद्र का नौकरी चाहिए था। रो रहे मम्मा आके। मैं से ले जा। सपना, सपना, क्या बात है? कुछ बात करनी है आपसे। बोलिए। हमको कुछ पैसे का दरकार है, और सिर्फ इस महीने नहीं, हर महीने चाहिए होगा। किस लिए? अब सब पता है तुमको। काम शुरू करना है। जो काम शुरू कर सकते थे भैया के पैसे से, वो तो आपने नौकरी लेके रोक दी। अब तनख्वाह दो अपना। 1 रुपया नहीं देंगे हम आपको। आपके फालतू तजुर्बों के लिए पैसा नहीं है हमारे पास। हमारे पास जो पैसा है वो बाबूजी की देखभाल के लिए, मोनू की पढ़ाई के लिए और अपने बच्चे को पालने के लिए। ऐसा बात करने का हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा? जेठ हो तुम्हारा। आलोक, रिश्ते की इज्जत के लिए पैसा नहीं लुटा सकते हम। सबका जिम्मेदारी है हम पर। ज्यादा उबलो मत। आज तक जो भी कुछ किए हो केवल डुबाए हो तुम। एक फूटी कौड़ी मत देना इसे तुम। मुझे छोड़ आप इसका साथ दे रहे हैं? मैं आपका अपना खून हूं, और ये पराई औरत जो खा गई हमारे भाई को। बात सुन ली तेरी बकवास। अपनी जबान बंद रखना। बाबूजी ठीक नहीं कर रहे हैं आप, बहुत गलत कर रहे हैं आप। तो तुमने बदला लेने के लिए सपना और उसके बच्चे दोनों को गायब कर दिया। जिंदगी में फेलियर है, पर क्रिमिनल नहीं है। और छोटे महेंद्र को तो हम भी चाहते हैं, हमारे भाई की आखिरी निशानी है वो। मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो किसने किया? बहुत लोग हैं करने वाले। एक तो उसका बॉयफ्रेंड है। पीएसआई करण कुमार से हम बात कर चुके हैं। वो तो एक है, उसके अलावा भी कोई है। टाइम है आपके लिए। किसने भेजा है? वो तो पता नहीं, आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। जी। थैंक यू। हम काहे सपोर्ट नहीं करते अपनी बहू सपना को? हम उसे अपना बेटा मानते हैं, और वो भी जिम्मेदारी उठाई है उसी तरह। बड़े बेटे आलोक की तरह नहीं। बिजनेस करने गए
दुबा दिया। नौकरी करने गए, छोड़ के भाग गए। सारा परपंच करने के बाद खोले परचूनी की दुकान, वो भी घाटे में बंद। आप बताइए, ये बिजनेस के लिए हम अपने महेंद्र का पेंशन इसको बर्बाद करने देते? कहे सपना और महेंद्र की तलाश कुछ ऐसी पहेली की तरह से हो गई थी जिसमें एक के बाद एक बिंदु जुड़ते जा रहे थे। परिवार से शक होते होते अब एक अनजान आशिक पर भी काबिज था। कौन था ये आशिक? और अगर वो सपना का चाहने वाला था तो वो उसे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता था? सर, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि सपना करण कुमार को धोखा नहीं दे सकती। वो उस टाइप की इंसान ही नहीं है। मैं भी मानता हूँ कि सपना ऐसी इंसान नहीं, वैसा नहीं करेगी, लेकिन बात की तह तक गए बिना किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। अब ये तो पता करना पड़ेगा ना कि आलोक झूठ बोल रहा है या कोई और भी इन्वॉल्व है। सर पीएसआई सपना मैडम का मोबाइल ट्रेस हुआ है। कल रात 12 बजे शहर के बाहर जंगल के आसपास स्विच ऑफ हुआ उनका मोबाइल। रात के 12 बजे जंगल में क्या कर रही थी? हेलो, क्या? तुमने फोन किया था? हाँ साहब, लगता है किसी इंसान की लाश को कोई जला के गया। हम देखे तो आपको फोन किया साहब। सर, मोबाइल के लोकेशन के हिसाब से रात को सपना 12 बजे तक यहीं पे थी। कहीं ये सपना की डेड बॉडी तो नहीं? अंदाजा लगाने से कुछ नहीं होगा स्वाति। इन हड्डियों को डीएनए टेस्ट के लिए भेजना पड़ेगा। देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है। सर, मोहन जी, आपको पता था कि सपना का किसी के साथ कुछ चल रहा है? आप बता सकते हैं? हो सकता है कि उसका ही इसमें कोई हाथ हो। हम जान रहे हैं ये सारा गंदगी तुम भरे हो ना इन लोगों के कानों में। काम धाम तो कुछ है नहीं तुम्हारे पास। एक बात समझ लो, अगर सपना के साथ तुम कुछ किए हो ना, हम तुम्हें सूली पर चढ़ाएंगे। बाबूजी, हम एक बार सपना का रूम चेक करना चाहते हैं। जो जी में आए बुक करो बिटिया। हमारी बहू सपना और हमारा पोता दोनों का है। तुम्हारा चाहने वाला जो मरकर भी तुम्हें चाहेगा। बोले थे ना, इतनी शरीफ नहीं थी वो जितना आप लोगों को भ्रम था। अगर ये सपना के पसंद से आ रहे थे तो उसने खोला क्यों नहीं? इसे तो एक ही बात समझ में आ रही है कि कोई इसे परेशान कर रहा था। सर, पीसी गिफ्ट शॉप। सर, इस टैग से हमें पता चल सकता है कि ये गिफ्ट कहाँ से खरीदा गया है। सर, गिफ्ट शॉप से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली और ना ही वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा है। कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो हमें जरूर मिलेगी इसके सुलझाने में। सर, कितनी अजीब जिंदगी है ना हमारी। हमारे साथ काम करने वाली सपना कितना कुछ झेल रही थी। एक तरफ से उसका जेठ उसे पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत करता रहता था। धन्यवाद। और दूसरा वो पागल आशिक हर दिन उसे परेशान करता रहता था। फिर भी वो अपनी ड्यूटी कितने अच्छे से निभा रही थी। जहां एक तरफ ये सवाल सर उठाए खड़े थे, वहीं दूसरी तरफ छुप कर जलाई गई एक चिता मिली थी जिसने इस केस की दिशा बदल दी थी। कहीं वो सपना तो नहीं थी जिसे किसी ने चुपके से मोक्ष दिलाने की कोशिश की थी? पर सवाल यह है कि अगर उसका कत्ल हुआ है तो कातिल कौन है और महेंद्र कहां है? सर, भगत राम, आप सपना के साथ थे ना? जी साहब। आपने उन्हें किसी अजनबी से बात करते हुए या ऐसा कुछ देखा जो आपको अजीब लगा होगा? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा। लेकिन हाँ साहब, एफएम रेडियो पर मैडम के लिए किसी ने 1-2 बार गाना बजवाया था, वो भी अपना नाम छुपाकर चाहने वालों की तरफ से। सर, हमें उस रेडियो स्टेशन से उस चाहने वाले का नंबर मिल सकता है जहाँ से उसने फोन किया था। इस आरजे को बुलाओ जिसने गाना बजवाया था। जी। उसका नाम बताना तो पॉसिबल नहीं होगा सर, क्योंकि उसने सपना का चाहने वाला बोल के रिक्वेस्ट दी थी। मेरे पास उसका नंबर है। हालांकि कुछ दिन पहले पीएसआई सपना खुद हमारे रेडियो स्टेशन आई थी और मैंने ही उन्हें ये नंबर दिया था। कौन है वो इंसान जो मुझे फोन कर कर मेरे नाम से गाने की रिक्वेस्ट भेजता है? नाम उसका नंबर ही है मेरे पास, मैं उसका नंबर आपको दे सकता हूँ। नाम क्या है उसका? नाम तो नहीं बता सकता मैं। साहब, नंबर तो मेरा ही है,
आज आप पूछताछ कर रहे हो। कुछ दिन पहले एक दरोगा मैडम आई थी साहब, वो भी इस नंबर के बारे में हमसे पूछताछ कर रही थी। अच्छा, आपके यहाँ जो भी फ़ोन करने आता है उसमें से किसी को भी आपने अलग तरीके से बात करते हुए देखा? मतलब छुप के बात करना चाह रहा हो या धीरे बात करना चाह रहा, ऐसा कोई भी था? साहब एक लड़का आता है, सर पर नीले कलर की टोपी लगाए हुए और धूप का काला चश्मा साहब, उस तरफ मुँह करके धीरे धीरे कुछ बात करता है साहब। मतलब सपना ने इस बारे में किसी को भी इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो खुद पता कर रही थी। सवाल तो ये है कि वो उससे मिला या नहीं। मुझे पता है वो तू ही है जो इतने दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। अब तक सपना का कोई खबर नहीं मिला। भाभी आएगी, जरूर आएगी, आप बस खुद को संभालिए। साहब आपकी चिट्ठी आई। ये चिट्ठी आज सुबह ही हमको मिला है। इसको देखते ही तो हम बहुत घबरा गए थे, तब्बे की तब्बे ही आपके पास आ गए। सर, ये लेटर सपना के नाम आया है, वो भी किसी ने खून से लिखा है। लगता है उसी आशिक ने अपने खून से लिखा है लेटर। सर ये देखिए, ये लेटर 4 दिन पहले पोस्ट हुआ है, स्टैम्प पे डेट और जगह का नाम भी है। हाजीरंग पोस्ट ऑफिस। ये कुछ दिनों पहले एक लड़के ने यहाँ से पोस्ट किया था। नीले रंग की टोपी और धूप का चश्मा पहना था। आपने देखा था क्या उसे? साहब हम देखे थे उस आदमी। चेहरा देखा था? पहचान लोगे? चश्मा टोपी के बाद जितना दिखता था उतना बता सकते हैं। स्केच बनवा सकते हैं उसका? जी। अरे ये लड़का एकदम पागल टाइप का लगता है। जितना खून उसने चिट्ठी लिखने में बहाया है, सर पॉसिबल है कि उसे हॉस्पिटल जाना ही पड़ा होगा। उस दिन जब आप सपना के घर पे गए थे तो मोनू के हाथ में मैंने एक पट्टी बंधी देखी थी। इस चिट्ठी को फॉरेंसिक लैब में भेज दो। पीएसआई करण कुमार और मोनू के ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा कि असली आशिक कौन है। और इन दोनों की तस्वीर पीएन को भी दिखाओ, हो सकता है वो पहचान जाए। सर गलत बोल रहा है वो पीएन। हम किसी भी पोस्ट ऑफिस गए ही नहीं है। गलत फहमी किसे अभी दूर कर देते? ब्लड रिपोर्ट लेके आना। सर ये ब्लड लेटर इसी का है। इससे पहले कि मैं तेरी सारी गलत फहमियां दूर कर दूं, सच बोलेगा तू? सपना उपाध्याय हमारी प्रेरणा है। उस जैसी औरत हम देखे ही नहीं। बिना ऑफ किए वो घर बच्चा बाहर सब संभालती है। हम उसे प्यार करते हैं तो कैसे गायब कर दे उसे? तेरी बड़ी भाभी है वो। हाँ तो हमें कोई शर्म नहीं है कि वो हमसे बड़ी है। और तेरे इस सच्चे प्यार का सपना को पता चल गया था? हाँ, जान गई थी वो। बंद करो अपना ये पागलपन, समझे? जी नहीं सकते आपके बिना। बाहर निकलो अपनी इस खुमारी से, वरना ठीक नहीं होगा। बोलो ना, अब नहीं हो सकता। उस पीएसआई करण कुमार के लिए हमें छोड़ रही हो? उसका शादी करने का कोई इरादा नहीं है आपके साथ। बस इस्तेमाल करेगा आपका। लेकिन मैं आई लव यू। इतने यकीन से कैसे कह सकता है कि पीएसआई करण कुमार धोखेबाज है? क्योंकि वो गिरा हुआ है, हमने अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि सपना ने तेरे सच्चे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बाद भी तूने सपना और उसके बच्चे को गायब कर दिया। पता कहाँ है वो? गायब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सपना को एक दिन पाके ही रहेंगे। इसलिए मैंने उसे खून से लिखी चिट्ठी भेजी थी। सर आलोक और तनुज तिवारी की तरह मोनू के पास भी एक बहुत स्ट्रांग मोटिव है सपना को गायब करने का। मुझे लग रहा है ये झूठ बोल रहा है। और अगर ये सच बोल रहा है तो इसका साफ मतलब है कि पीएसआई करण कुमार झूठ बोल रहा है। वो सच में सपना के साथ टाइम पास कर रहा है। उसके पास बहुत स्ट्रांग मोटिव है सपना को गायब करने का। सर अगर करण कुमार धोखेबाज है तो फिर वो अपनी बीवी को तलाक क्यों दे रहा है? इस तलाक की बात में क्या सच्चाई है ये तो उसका वकील ही में बता सकता है।
एक तरफ सपना से जुड़ी कोई खबर हाथ नहीं आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ संदिग्धों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही थी। सपना के गायब होने का कारण आलोक की नफरत, तनुज का गुस्सा या करण और मोनू में से किसी का प्यार के नाम का पागलपन था। ये हमारे समाज के वो भद्दे रंग हैं जो एक औरत को अपने वजूद के साथ मजबूत खड़े नहीं देखना चाहते। क्या इनके अलावा भी कोई था जो अभी तक पुलिस के हाथ और शायद सोच से भी बाहर? देखिए सर, 1 महीना पहले पीएसआई करण कुमार ने तलाक का केस फाइल तो किया था, फिर उसने ये तलाक की अपील वापस ले ली। ठीक है सर, थैंक यू। मोनू की बात में कुछ तो सच्चाई है। पीएसआई करण ने अचानक तलाक का इरादा बदल दिया। आपके मारने से क्या होगा? हमारे दिल में सपना के लिए जो प्यार है वो खत्म हो जाएगा। इतनी घटिया हरकत करते हुए शर्म नहीं आया तुमको? अरे तुम जैसे नीच आदमी के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं। निकलो यहाँ से, अपना शकल मत दिखाना हमें। चलो चल। जी सर, वो डाइवोर्स अपील मैंने ही वापस ली थी, पर वो भी सपना उपाध्याय की वजह से। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि उससे मुझसे शादी करनी भी है या नहीं। उसके इस डबल माइंडेड होने की वजह से मैं अपनी गृहस्थी तो नहीं तोड़ सकता ना सर। डबल माइंडेड मतलब? सर, वो अपने परिवार में अकेली कमाने वाली है। उसे लगता है कि शादी के बाद उसका परिवार अकेले पड़ जाएगा और वो अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहती। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि शादी के बाद भी वो अपने परिवार की देखभाल कर सकती है, पर वो समझने को तैयार नहीं है सर। ठीक है, जा सकते। इस सपना के मन में क्या चल रहा था? चाहती क्या? सर, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। सर, जो हमारे पास सपना के मेडिकल रिपोर्ट्स थे उससे डीएनए मैच हो गया है। ये सपना ही थी। इस अग्नि की सौगंध बापूजी, आपने जो मुझ पे भरोसा किया है उसकी इज्जत मैं अपनी जान से भी ज्यादा करूंगी। तुम दोनों जिम्मेदार हो उसकी मौत के। वो हमारे लिए जीती रही, तुम उसकी जान खाती। तारीख को सपना का कत्ल हुआ शाम 7 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में। सपना के भाई तनुज के बाद बहुत स्ट्रांग मोटिव है उसे मारने का, क्योंकि सपना ने उसे जेल भिजवाया था। ये लोग सपना के करीबी लोग हैं और जिस दिन तनुज रिहा हुआ था उसी दिन सपना का कत्ल हुआ था। सर, मकसद तो मोनू और करण कुमार के पास भी बहुत स्ट्रांग है। करण कुमार ने सपना से रिश्ता तोड़ा और मोनू की कम उम्र की वजह से सपना ने इसे रिजेक्ट किया। हो सकता है दोनों के प्यार की फेलियर की वजह से दोनों में से किसी ने सपना का खून कर दिया हो। अगर इस तरह देखें तो आलोक से ज्यादा नफरत तो कोई भी नहीं करता था सपना से। सर, सस्पेक्ट्स की हमारे पास कमी नहीं है, पर अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सबूत हाथ नहीं लगा जिससे हमारा केस आगे बढ़े। चेक करो 6 तारीख को शाम 7 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में लोग कहाँ थे और क्या कर रहे थे। उस दिन जब ये जेल से रिहा हुए हम कहीं नहीं गए थे। हम तो सिर्फ मंदिर गए और शीश नवाया भगवान को और सीधा अपने घर आए। सर, हम तो फिल्म देख रहे थे और तफरी किए थे। आप हमारे दोस्तों को पूछ सकते हो। उस दिन मैं घर पर ही था, बहुत थक गया था इसलिए जल्दी सो गया। जी, उस दिन मैं सारी रात दारू के ठेके पर ही था। ताकि बच्चा हमारे हाथ लग जाए और सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। इससे एक बात तो समझ में आती है कि कातिल जो भी हो। सर, कहीं ये काम सपना के ससुर का तो नहीं? क्योंकि महेंद्र उनका एक लौता वारिस था और वो जिंदा भी बच गया। लेकिन मोहन जी के पास सपना को मारने का क्या मोटिव हो सकता है? वो तो सबसे ज्यादा केयरिंग थे और चिंतित थे उसके लाइफ के बारे में, एक बाप से भी ज्यादा। सर, हमने काफी कोशिश की पर कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। अब अगर नजर है तो सिर्फ मोहन जी के ऊपर। जो तुम्हारा कहना भी सही है, हमें किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और ये भी पता लगाना होगा कि महेंद्र को पुलिस स्टेशन के बाहर कौन छोड़ के गया था। दौलत राम को बोले एक टीम तैयार करे और पता करे, और सपना के घर में जो मेड काम करती है उसको बुलाओ
शायद उसे कोई अंदरूनी बात पता हो। सर, ये गौरी है, सपना के घर में काम करती है। इसके कहने के मुताबिक 2 हफ्ते पहले सपना और उसके ससुर के बीच में बहुत बुरी लड़ाई हुई थी। किस बात पर लड़ाई हुई थी? सर, हम तो अपना काम कर रहे थे, फिर अचानक से अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई और हमने जाके देखा। अरे अपने बेटों से ज्यादा मानती है तुमको। बाबूजी, आप गलत समझ रहे हैं हमें। बेशक हम अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पुराने रिश्तों को भूल जाएंगे। मत सिखाओ हमें, दुनिया देखी हमने। एक पिता जैसा अपना बच्चे को प्यार करता है वैसा हम सपना को प्यार करते थे। शुरू में हम बहुत गुस्सा है जब हमको मालूम पड़ा कि वो शादी के बारे में सोच रही है। फिर सोचे कि जो हमरे लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा है उसका खुशी में हम खुशी का ही नहीं है। फिर हम उसकी शादी के लिए साड़ी खरीदने गए साथ में। इस घर में हमारा जो बड़ा बेटा है आलोक, उसके अलावा सपना को कोई परेशान नहीं किया, मगर आलोक को इस बात के लिए हम कभी बख्शे नहीं। अपना असफलता के लिए इसको जिम्मेदार मानते हो तुम, और आज इतना गिर गए कि सारी दुनिया के सामने मिट्टी फेंक दिए। बाबूजी प्लीज जाने। कैसे? अरे हम कह रहे हैं वो जादू टोना की है आप पे, तभी आप अपनी औलाद का नहीं इस कमीनी औरत का साथ दे रहे हैं। हमारा हक मार रहे हैं आप। हक की बात कर रहे हैं? तुम्हारे हक कोई चिड़िया है जो मार के कोई भी ले जाएगा? लायक बनना पड़ता है उसके लिए, कुछ नहीं मिलेगा। अपना कमाओ और खाओ अपना। हम नहीं कहते कि हमसे कभी कोई गलती नहीं हुआ है। सपना की हर परेशानी का हम बराबरी से हकदार मानते हैं अपने आप को। हमें पता चला है कि महेंद्र को किसी अनजान व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ा है। आपको किसी पे शक है? घर परिवार का तो ऐसा कुछ हमको याद नहीं पड़ता, पर बाहर कामकाज के सिलसिले में कोई दुश्मनी हुआ होगा तो फिर बता नहीं सकते। कहते हैं कि दुनिया में जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक सहारा भी काफी है। मोहनलाल सपना का वही सहारा थे, पर अब वो भी शक के दायरे में थे। तुमने ऐसा कुछ देखा जो किसी बच्चे को कंबल में लपेट के लाया है? एक औरत एक बच्चे को कंबल में लपेट के लाई थी साहब। वो औरत साड़ी पहनी हुई थी। अच्छा, किस तरफ से आई थी? वो उस तरफ ऑटो से आई थी साहब। मैडम, ये देखिए, किसी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा है, पर हाथ में कंबल में कुछ लिपटा हुआ है। साथ का है ना कि हम सवारी अलीनगर से लेता हूँ और वो औरत वहीं से बैठी थी। सर, साड़ी की दुकान से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि मोहनलाल और सपना दोनों एक साथ गए थे। इसका मतलब ये है कि मोहनलाल सच कह रहा था। सर, एक और बात, तनुज तिवारी जिस जेल में बंद था वहाँ उसका किसी से झगड़ा हुआ था, जिसके कारण उसे कोई अंदरूनी चोट भी आई और अब वो बाप नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि तनुज के पास एक और कारण था सपना को मारने का। हो सकता है वो सोच रहा हो कि सपना की मौत के बाद बच्चे की कस्टडी उससे मिल जाए और वो पेंशन पे हाथ साफ कर सके। हाँ, नहीं बन सकते ये बाप, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सपना के साथ हमने कुछ किया है। समझ काहे नहीं रहे? हम काहे मारेंगे उसको? कोई फायदा है हमारा? फायदा तो है, और एक नहीं दो। एक तो तुम्हारा बदला पूरा हो जाता, और दूसरा तुम लोगों को इस बात का वहम हो गया था कि सपना की मौत के बाद उसके बेटे की कस्टडी तुम लोग को मिल जाती है। चलिए मान लेते हैं आपकी बात, ये सारा का सारा प्लानिंग हमने किया, लेकिन हम पागल नहीं हैं कि जिस दिन हम रिहा हुए उसी दिन ये कांड कर दें, सपना को मार दें, ताकि सारा का सारा पुलिस फोर्स हमसे पीछे लग जाए और हमको फिर से जेल में जाके बैठना पड़े। एक बात हम आपसे छुपाए थे, लेकिन अब हम आपको वो बात बताएंगे तो आपको हमारे ऊपर भरोसा आ जाएगा। सपना के ऊपर जानलेवा हमला पहली बार नहीं हुआ था, पहले भी कई बार हो चुका था। ये भरोसे वाली बात तुम्हें पहले क्यों नहीं सूझी? हमको लगा कि आप भी हम पर भरोसा नहीं करेंगे, जैसा सपना ने नहीं किया था। उसको लगता था कि सारे के सारे हमले हमने करवाए हैं। इन हमलों के बारे में तुम्हें कैसे पता? वो हमको खुद बताई थी जेल में आके। इतनी नफरत करते हो हमसे, हम पे हमला करवा रहे हो?
जो तुम किए हो ना हमारे साथ, हमको यहाँ अंदर करके, उसके बाद हमको तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना है, समझी तुम? क्या किया हमने? बस अपनी ड्यूटी तो की है ना, आपको बस कानून के हवाले कर दिया। भैया इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे दिल में भाई बहन के प्यार में कोई अंतर आ जाए। हाँ, ये भाई बहन का नाटक ना अपने पास ही रखो, समझी तुम? और क्या कह रही हो? हमने तुम पे हमला करवाया? हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। इसके बाद अगर कोई बात पता चली ना, थाने में ले जाके पूछो। मोहनलाल जी, क्या बात है? सर, हमारा छोटा बेटा मोनू फोन किए बंद आ रहा है, सबसे पूछे ढूंढे, कुछ पता ही नहीं चल रहा उसका। ये अचानक कहाँ गायब हो गया? ठीक है, आप लोग घबराइए मत, ढूंढते हैं उसे। सर, कहीं मोनू ने सपना का फोन तो नहीं किया ना? कहीं मोनू ने सपना का फोन तो नहीं किया ना? कहीं हम उस तक पहुंच ना जाए, इस डर के मारे वो कहीं भाग गया हो। उसका मोबाइल ट्रेस करो, लास्ट लोकेशन क्या थी पता करो। सर, मोनू की फ़ोन डिटेल्स आ गई है। फ़ोन की लास्ट लोकेशन अशोकनगर, वहीं उसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ है। सर, यहाँ डेड बॉडी मिली है। सर पर गहरी चोट है, लगता मौत इसी वजह से हुई है। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने मेरी बहू और अब बेटा। मोनू का किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं साहब, वो घर से निकलते ही कहा था जो दोस्त थे दुश्मनी कर अपने में मगन रहता था। हो सकता है सपना और मोनू के कत्ल के पीछे किसी एक ही इंसान का हाथ हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन दोनों को नुकसान पहुंचा के फायदा किसका है? सर, ये भी तो हो सकता है कि एक नहीं बल्कि दो लोग हो और उन दोनों के मकसद अलग अलग हो। बिल्कुल हो सकता है। स्वाति, हमारे पास जितने भी सस्पेक्ट्स हैं, पता करो कि 24 जुलाई और 12 अगस्त को लोग कहाँ थे और क्या कर रहे थे। और उस औरत का पता करो जिसने बच्चा छोड़ा था, उसी से कुछ सुराग मिल सकता है। हाँ साहब, आई थी, बेबी फूड और डायपर वगैरह ली थी। अजीब औरत थी साहब, बच्चा संभालना बिल्कुल नहीं आता था उसको। ऐसे पैसा पटकी और बोले जितना आता है दे दो। किसी एरिया की है? पक्का नहीं बता सकता साहब, लेकिन सामने एक बस्ती है, शायद वहीं रहती है। 2 सप्ताह पहले PSI सपना उपाध्याय आपसे मिलने गई थी, क्यों गई थी? जी, उन्हें एक वसीयत बनवानी थी। वकील साहब, मैं एक विधवा हूँ, अपने ससुराल में एक अकेली कमाने वाली। मैं अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल वालों को कोई भी तकलीफ आए। और हाँ, उन्होंने ये भी बोला था कि यदि उन्हें कुछ हो जाता है तो उनके बेटे की कस्टडी मोहनलाल जी के पास ही हो। ठीक है, आप जा सकते। सर, ऐसा लग रहा है कि सपना अपने बारे में कभी सोचती ही नहीं थी, बस दूसरों के लिए जीती थी, वो भी ऐसी मुस्कान के साथ कि हम लोग कभी समझ भी नहीं पाए कि वो कितनी परेशान है। हेलो। हाँ मैडम, वो औरत मिल गई जिसने बच्चा पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ा था। गुड सर, वो औरत मिल गई है जिसने महेंद्र को पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ा था। अलीनगर की किसी बस्ती में रहती है। चलो जरा इस देव की माई से मिलते हैं। देख रहा माँ, चुपचाप रहने से कुछ नहीं होगा, खामखा हड्डियां तोड़वाएगी तू अपनी। हाँ, ये सब हम ही किए हैं। अपनी बहू को बेटा बनाया और अपने बेटे को, अपने खून को कुत्ता के जैसे लताड़े। जबान संभाल के बात करो, नहीं यही जबान खींच के गले में लपेट देंगे, समझे? वो प्रेम में बढ़कर शादी करना चाहती थी, नई जिंदगी जीना चाहती थी। जी बाबूजी, मुझे PSI करण कुमार से शादी करनी है। हम कभी नहीं सोचे थे कि तुम हमें मझधार में छोड़ोगी। अगर ये शादी हो जाता ना, तो वो नौकरी तो जाती जाती। 18 साल तक जो हमारे महेंद्र को पेंशन मिलने वाली थी, वो भी वही खाती। हमारा पोता हमसे दूर हो जाता सो अलग। ये देख, जिसको तूने गद्दार समझ के मार दिया,
उसने जीते जी अपना पैसा और अपना बेटा दोनों तेरे नाम कर दिया था। मैं अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल वालों को कोई भी तकलीफ आए। अपने छोटे बेटे मोनू, उसको क्यों मारा तूने? रमा के घर गए तो पीछा करते करते वहाँ आ गया वो। घर पे आके हमारा बहुत बहस भी हुआ उससे। का नाप शनाप बकरा है, तू दारू पिए का? बातें मत घुमाइए। भाभी उस दिन रात को नहीं लौटी थी, पर आप रात को 2 बजे लौट गए थे। हम सब समझ गए, हम पुलिस को बता देंगे। जैसा किया है वैसा भुगत। देश की सेवा के जज्बे के साथ पुलिस में भर्ती हुई सपना उपाध्याय का परिवार दूसरों की मेहनत पर जीने का आदी था, लेकिन सपना ने अपने परिवार के लिए कभी ना बुरा सोचा और ना बुरा किया। लेकिन बिना किसी ठोस सबूत या दलील के मोहनलाल ने सपना के लिए बहुत कुछ बुरा सोच लिया और सब कुछ नष्ट कर दिया। ये कहानी एक सीख है उन सब के लिए जो अच्छाई तो करते हैं, लेकिन आंखें मूंद कर और अपने आसपास के खतरों को पहचान नहीं पाते। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। सर, यहाँ पे आइए। सुनीता, उन लोगों ने सबके सामने मेरे कपड़े उतार कर घुमाए। मैं अपने ससुराल से आज सुबह ही यहाँ पहुंची। किसी काम से आना पड़ा या? 1 महीने पहले मेरे पति का देहांत हो गया, इसलिए मेरे ससुराल वालों ने बच्चों के साथ मुझे मायके भेज। आ जाओ, आ जाओ। आ अभी। नमस्ते मामा जी। नमस्ते मामी जी। मामी नमस्ते। मंगल, सामान लो। लो ना सामान। आओ दीदी, आओ। बहुत थक गए होंगे ना? बाजू वाली खोली खाली करवाई है, थोड़ा गंदा है, अपने हिसाब से साफ करवा लेना। चलो चलकर दिखा देती हूँ, सामान वहीं रख दो। हम लोग सामान रखकर खाना खाकर जल्दी सो गए और उसके बाद कपड़े उतार। नहीं। चुपचाप कपड़े उतार। नहीं नहीं, वरना तेरी खोली जला देंगे। तेरे बच्चों को भी उसी खोली में बंद कर देंगे, समझी? उतार। जाओ रे, चलाओ उसकी खोली। ये सब क्यों हुआ जानती हो? नहीं पता मुझे। उनमें से किसी को पहचान सकती हो? नहीं, चेहरा ढका हुआ था, लेकिन शायद आवाज मैं जानती हूँ। आवाज सुनिए, इसी गांव से है। क्या नाम है?
लेके आओ। अरे साहब क्या साहब मुझे क्या लगा रहे हो? चलो गाड़ी में। साहब मैंने क्या मुझे लेके जा। साहब क्या हुआ साहब? छोड़ो। साहब मैंने किया क्या साहब? चलो चल साहब बताइए ना। क्या ये क्या कर रहे हो साहब आप? साहब मैंने सच में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया? तो कल रात 9 और 11 के बीच कहाँ थे तुम दोनों? साहब बढ़िया के घर पर थे, सुनील भी वही था। हाँ साहब हम लोग रोज जमा होते वहां पर, दारू शारू पीते, गप्पे शप्पे मारते, हम सब कल वहीं थे। हाँ साहब आप चाहो तो उनसे जाके पूछ सकते हो। तो इतने लोगों में से धरा ने तुम्हारा ही नाम क्यों लिया? हमें नहीं पता साहब। मेरी तो धरा से कभी बात भी नहीं हुई जब से उसकी शादी हुई। पता नहीं अचानक वापस आकर वो ये सब क्यों कर रही है साहब? और हम लोगों को इससे क्या लेना था साहब? और हमने ना बात करने की कोशिश की ना मिले उससे। पता नहीं धरा हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है साहब? गांव वालों के अनुसार लोगों को परेशान करने के लिए धरा ने खुद ये नाटक रचा था। लेकिन क्या वाकई कोई औरत इस हद तक जा सकती है? और धरा ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? खुद धरा के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था। इसलिए पुलिस को भी इस कहानी की सच्चाई पर संदेह होने लगा और उन्होंने इस केस की डिटेल इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सर साहब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और अगर मुझे झूठ ही बोलना था और नाटक ही करना था तो ये सब मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी साहब? उसमें नया है क्या? ज्योति क्या बक रही हो? साहब छोटा मोटा झूठ तो सभी बोलते हैं, ये भी बोलती है, लेकिन मेरी बहन इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगी। आखिर घर की इज्जत, खुद की इज्जत। अभी हाँ साहब अभी मेरा बेटा वो था कल रात मेरे से, उसे सब पता, वो बताएगा। आप पूछिए अभी से। कहाँ है अभी? बुलाइए उसे। साहब वो तो पट्टी लगवाने गया है मेरे छोटे भाई के साथ सरकारी अस्पताल। हमारा नाम अभी है ना? बताओ मुझे कल रात क्या हुआ था? अभी तुझे जो जो याद है बेटा सब बता दे इंस्पेक्टर साहब को। कल रात जब हम लोग सो रहे थे तो कुछ लोग अंदर आए और माँ को खींचने लगे। और कुछ देखा तुमने? जब उन लोगों ने मुझे मारा तो मैं बेहोश हो गया था। झूठ बोल रहे हैं अभी, मैं भी थी वहां, ये सब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। चिंकी चुप रहो। अरे लेकिन वो भी तो बोल रही है ना, मेरा मतलब है कि हमें उसकी बात भी सुननी चाहिए। ज्योति शांत रहो। अरे वो भी तो थी ना वहां पर। चिंकी झूठ क्यों बोल रही है? चुप रहो सब लोग, मुझे चिंकी से बात करनी अकेले में। माँ झूठ बोल रही है? क्यों झूठ बोल रही है वो? क्योंकि वो हमेशा कोई ना कोई कहानी बनाकर रोती है, चीखती है, इसलिए तो दादी ने भी उन्हें घर से निकाल दिया, और मुझे और अभी को भी। दादी ने क्यों निकाला? मतलब ऐसा क्या हुआ? क्योंकि चिंकी को भड़काया गया था मेरे खिलाफ, इसलिए वो मुझसे गुस्सा है। किसने भड़काया उसे? मेरे ससुराल वाले, खास करके मेरे पति के गुजर जाने के बाद से उन लोगों ने हम लोगों को घर से निकाल दिया, फिर हमें यहाँ आना पड़ा। चिंकी को अपना स्कूल, अपने दोस्त छोड़ने पड़े, और इन सब का दोषी वो मुझे मानती है। आपको घर से निकाला क्यों गया था? क्योंकि मेरी अपनी एक सोच थी, और उनके हिसाब से एक बहू को वो करना चाहिए जैसा वो कहती, चाहे उसके साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो उसे सब सह लेना चाहिए। ऐसा क्या बुरा हुआ था आपके साथ? क्या हुआ था पता नहीं, लेकिन एक दिन एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। सब माँ को झूठी बोल रहे थे और गाँव वाले भी उसे बदचलन बोल रहे थे। क्या बोल रही है? कुछ पता है आपको? चिंकी बेटा तुम 2 मिनट के लिए अंदर जाओ, बताइए क्या हुआ था? साहब 3 साल पहले धरा ने इल्जाम लगाया था, वो भी अपने ही देवर पर, बलात्कार की कोशिश का, पर कुछ भी साबित नहीं हुआ था साहब, इसीलिए सबको लगा कि वो झूठ बोल रही थी। साहब पता कीजिए धरा के साथ ये सब किसने किया, धरा को न्याय दिलाइए साहब। पटेल, घर से बाहर ले जाने के बाद धरा के साथ क्या हुआ था ये उसके बेटे को तो पता ही नहीं। इसका मतलब उसकी गवाही तो कोई मायने रखती नहीं, और उसकी बेटी तो कुछ नई कहानी कह रही है। तो उस जगह से जो खून के धब्बे मिले उसे फोरेंसिक लैब भेज दिया टेस्टिंग के,
अगर वो खून धरा का ही है तो इतना तो साबित हो जाएगा कि वो वहाँ थी। यहाँ के और उसके ससुराल के गांव में जाकर सबसे पूछताछ करो। बखेड़ा खड़ा करना धरा की तो पुरानी आदत है। उसके ससुराल में क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ मैंने देखा है कि सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने की बड़ी आदत है, और खास तौर पे मर्दों का। चैन नहीं आता उसके बिना से। सर इसमें धरा की क्या गलती है? बचपन में फिर जब हम साथ में बड़े हुए, सारी लड़कियों में सबसे ज्यादा सुंदर वही दिखती थी सर, और फिर उसी की वजह से सबका ध्यान उसी पर जाता था, और उसी की वजह से कोई ना कोई बवाल मच जाती थी। उसमें सर धारा की कोई गलती नहीं है सर। साहब मैं इस गांव में तो नई आई हूँ, धारा का नाम तो मैंने कभी सुना भी नहीं था। हाँ पर जैसे वो वापस आने वाली है सुने तो लोगों में बहुत बातें होने लगी। कैसी बात है? शायद उसके आने से लोग नाखुश थे। क्यों नाखुश थे? वो तो नहीं पता। मेरे को अच्छे से पता था साहब, ये औरत जिधर भी जाएगी वहां मुसीबत पैदा करेगी। अरे साहब मुंह काला करना है तो खुद करे ना, हम शरीफ लोगों को क्यों फंसा रही है? इतना गुस्सा क्यों? तुम पे जबरदस्ती करने का इल्जाम लगाया इसलिए? साहब जबरदस्ती का गलत इल्जाम लगाया इसलिए। अच्छा तुम्हारे भाई से शादी के इतने साल बाद उसने तुम पे इल्जाम लगाया क्यों? साहब वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी औरतों का मन ना बहुत जल्दी भर, भाई साहब से भी भर गया होगा, इसलिए मुझको डोल डालने लगी। बेटा जो कुछ भी हुआ उन सबको पीछे छोड़कर हमें एक नई शुरुआत करनी होगी। तो कल से तुम दोनों स्कूल जाओगे, और स्कूल से आने के बाद खेतों में मेरी मदद करोगे। देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा माँ? तुम ठीक होने दोगी? चिंकी मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा है, लेकिन मैं भी तो कोशिश कर रही हूँ ना सब ठीक करने की। और पुलिस वालों को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ क्यों बोला? माँ मुझे आपसे नफरत है, नहीं रहना मुझे आपके साथ। आप सब कुछ बिगाड़ देती हो। मैं मामी के पास जा रही हूँ और मैं वहीं रहूंगी। और गाँव वाले ने जो भी आपके बारे में बोला है ना, बिल्कुल सही बोला है। तुम हो ही बच्चन। चिंकी नहीं रहना है मुझे अभी। चिंकी मेरी बात सुन। चिंकी सुन ना बेटा, सुन तो मेरी बात तो सुन। नहीं माँ मुझे नहीं सुनना है। चिंकी रुक ना, सुन ना। मेरी बेटी चिंकी कहीं नहीं मिल रही है साहब। हर जगह ढूंढ मारा साहब। मुझे लग रहा है साहब कहीं उन लोगों ने मेरी बेटी के साथ। जरा शांत हो जाओ, ठीक से बताओ क्या हुआ है। मेरी बेटी अपनी मामी के यहाँ सोने गई, उसके बाद अजीत और सुनील वहाँ। चिंकी सुन ना बेटा, सुन तो मेरी बात तो सुन। नहीं माँ मुझे नहीं सुनना है। चिंकी रुक जा, सुन ना। धरा तुम दोनों यहाँ देखो, मैं कह रही हूँ मैं चिल्ला दूंगी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो धरा? देखो तारा, ये केस वापस ले लो। तुम्हारे एक कदम से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, पूरे गांव में बदनामी हो गई हमारी। सोचो धरा, जो तुम्हारे साथ हुआ अगर वो तुम्हारी बेटी के साथ हो तो। नहीं मतलब अगर तुम्हारी बेटी को भी बिना कपड़ों के सारे गांव में घुमाया जाए, बुरा लगेगा। केस वापस ले लो धरा, आखिर तुम्हारे परिवार का ध्यान तुम्हें ही तो रखना है ना? धमकी किसको देता है? हाँ? अगर मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया ना, उसके बाद सुबह मैंने अभी से कहा कि वो चिंकी को लेकर स्कूल चले जाए, लेकिन अभी ने भी हर जगह ढूंढ लिया, वो उसे चिंकी कहीं नहीं मिली। मेरे बच्चे को ढूंढ लीजिए। क्या? पर चिंकी तो यहाँ आई ही नहीं। पर साहब हम जल्दी सो जाते हैं, क्या पता हमारे सोने के बाद आई हो। जिन कपड़ों के बारे में धरा ने बोला था यही मिले, ये कपड़े चिंकी लेके निकली थी। इसका मतलब लड़की यहाँ आई थी। लेकिन क्या? तुम दोनों बाहर सोते हो, लड़की कब आई कब चली गई तुम दोनों को पता ही नहीं चला? पता नहीं बेचारी बच्ची कहाँ गई होगी, किस हालत में होगी अभी। उन दोनों को अंदर लो, अजीत और सुनील। जी सर। नहीं साहब, क्या बोल रहे हैं आप? हम उसके पास क्यों जाएंगे? और वैसे भी उसने हम लोगों का जीना हराम कर रखा है, हम तो उससे दूर ही रहते हैं। झूठ मत बोलना,
वरना ना सच उगलवाना हमें अच्छी तरह से आता है। अब गए थे। साहब साहब आप मुझे क्यों मार रहे हैं? आप लोग उसे क्यों धमकाएंगे? देख, हम जानते हैं कि तू आ गया है। सुनील सब सच बोल चुका है, अब तू भी बोल दे कि क्यों गया था। देखो साहब, मेरे पास या फिर सुनील के पास धरा को नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं, लेकिन हाँ साहब, उसके घर वालों की बात शायद कुछ और रही। साहब आपको जो भी पूछना है ना, उसके घर वालों से जाकर पूछो। चिंकी! सर, यहाँ छान मारा, कहीं नहीं मिली हो। लगता है गांव के बाहर ले गए उसे, या खुद भाग गई होगी। ठीक है, लेकिन आप ठीक से सर्च करो। चिंकी! चांद, यहाँ आओ। कोई आवाज नहीं करेगा। हवाला मटके निकालो। चिंकी बेटा बताओ, किसने किया तुम्हारे साथ? तुम जानती हो उसे? चिंकी बेटा बोल, बता दे इंस्पेक्टर अंकल को। इंस्पेक्टर साहब, मत छोड़ना उन लोगों को जिन लोगों ने मेरी बेटी के साथ ये सब किया। बता किसने किया? बोल। तुमने किया है। क्या बोल रही है? झूठ बोल रही है ये। वो तो मेरे साथ थी, वो ऐसा कैसे करेगी? नहीं, माँ मेरे साथ थी। वो मुझे मारना चाहती थी। मुझे इनके साथ नहीं रहना है। माँ भी चलो यहाँ से। साहब, तुम बच्ची है, कुछ भी बोल रही है साहब। हाँ साहब, क्योंकि उस टाइम माँ मेरे साथ थी। अगर वो झूठ बोल रही है तो भी सवाल यही उठता है, ये जो कुछ भी हुआ है वो बच्ची ने खुद ने किया है या किसी और ने? गुस्से में ये कुछ भी करती है। गुस्सा चाहे जितना भी हो, लेकिन इतना सब कुछ वो अकेले नहीं कर सकती। जरूर उसकी किसी ने मदद की है। खैर जो भी है, बचेगा नहीं। साहब आप हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमने थोड़ी ना कुछ किया है। सच क्या है वो जल्दी पता चल जाएगा। चलो पाटिल। हो गया, कर दिया ना बवाल। अरे कम से कम हमें बख्श दो और शांति से जीने दो हमें। सर, आपको यकीन है बच्ची झूठ बोल रही है? साहब, मैं ये केस वापस ले रही हूँ। साहब, इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं। मेरे साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए वो सब और 100 बार झेल सकती। लिया चिंकी मुझसे नफरत करती, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकती, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कुछ नहीं होने दूंगी। साहब, केस बंद कर दीजिए। देखो, जल्दबाजी मत करो। चाहिए तो सोचने के लिए एक दिन और ले लो। उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है तो हम केस बंद कर देंगे, ठीक है? जी सर। और इस तरह अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए आखिर धरा ने हार मानकर इस केस को वापस लेने का फैसला किया। लेकिन पुलिस को धरा की बात पर पूरा यकीन था कि वाकई में उसे वस्त्रहीन कर सारी राह चला गया था और पुलिस गुनहगारों को बेनकाब करना चाहती थी। ये देखो, घुटने के निशान है, हाथों के कोई निशान नहीं। इसका मतलब उसे घसीट कर लाया गया है। धीरे धीरे मुझे भी लगने लगा है कि धरा सही बोल रही है। सर, अगर वो सच बोल रही है तो उसकी मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली। उसने हिम्मत करके रिपोर्ट तो लिखवाई है, अब ये गांव वाले उसका जीना हराम करें। पर इसके लिए केस का जारी रहना जरूरी था और अब पुलिस उम्मीद कर रही थी कि धरा इस केस को रद्द करने के अपने फैसले को किसी तरह बदल दे। अभी न जाओ छोड़ के। सुनना, जो हुआ बहुत बुरा हुआ।
हाँ यार, यही माँ के साथ। अभी बेटा माँ, सब ठीक हो जाएगा। बेटा तुम्हें कुछ याद है किसने तुम्हारे साथ ये सब किया? नहीं पता मुझे। अभी अपने दिमाग पर जोर लगाओ। इंस्पेक्टर साहब, इसके सर पर गहरी चोट लगी है, आप बाद में पूछताछ कीजिएगा। ठीक, हम बाद में मिलेंगे, तब तक तुम ठीक हो जाओ। देखिए, हमें पूरा यकीन कि अभी के साथ जिस किसी ने भी ये किया है, अभी जानता है उसे। और अगर वो चुप रहा, तुमने अपना केस वापस ले लिया, तो अपराधी से अपराध करने का लाइसेंस मानकर मनमानी करते रहे। माफ कीजिएगा साहब, ये तो चलता रहेगा साहब। इससे अच्छा है कि हम ही शांत हो जाएं, भूल जाएं। हो सकता है वो लोग भी शांत होकर बैठ जाएं। अपराधी सही गलत नहीं सोचेंगे, दबने वालों को दबाते रहेंगे। तुम्हारे साथ जो ये न्यूड परेड करवाई गई, तुम्हें बिना कपड़ों के घुमाकर तुम्हें जलील किया गया, क्या कसूर था तुम्हारा? हाँ, मैं ये केस वापस नहीं लूंगी। आप उन्हें पकड़िए, सजा दीजिए। और साहब, एक और आदमी था उन लोगों के साथ, मुझे पूरा विश्वास है। जिस दिन हम चिंकी को ढूंढ रहे थे, मैं ढूंढूंगी चिंकी, मैं ढूंढूंगी। धारा, तू ठीक तो है ना? चिंकी मिली क्या? तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं हूं ना। बहुत फिक्र है रे मुझे तेरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? निकलो ऐसे, निकलो अभी के अभी। कहाँ जाऊं मैं? हाँ, मेरी जिंदगी, मेरी शादी बस एक दिखावा है। सच्चा प्यार तो मैं बस तुमसे करता हूं ना। क्यों नहीं की मुझसे शादी? अगर मुझसे शादी कर लेती तो ये सब नहीं होता ना जो अभी हुआ है। हम दोनों चैन की जिंदगी जीते। तुम भी थे ना उस रात, जिस रात मेरे साथ? पागल हो गई है तू? हाँ, गांव वाले सही कहते हैं, पागल झूठी कहीं की। तब मुझे समझ में आया कि वो भी उन्हीं लोगों में थे। कौन? क्या नाम है उसका? प्रमोद देशमुख। सर, जैसे हमें लगा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। इनमें से कोई भी मुंह नहीं खोल रहा। एक बार इनकी मोबाइल लोकेशन का पता चल जाए, सब साफ हो जाएगा, क्या सच है और कौन झूठ बोल रहा है। तब तक इस अजीत, सुनील, प्रमोद और परिवार के लोगों पर नजर रखो। जी सर। अब और क्या? धरा कहाँ है? कुछ पूछा है तुमसे? हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि कल रात से वो घर नहीं आई। हाँ, बात सही, लेकिन हमको नहीं। अभी कहाँ है तुम्हारी माँ? वो भाग गई होगी सर। सब लोग उसे तकलीफ दे रहे थे, चली गई होगी वो। आखिरी बार कहाँ देखा था उसे? कल सुबह। तेरी बेटी के साथ इतना कुछ हो गया और तेरे बेटे को इतना बुरी तरीके से मारा, अकल नहीं है तुझे? अब सुन, केस वापस ले ले और मामले को यहीं पे खत्म कर। हो गया ना? क्या होगा उससे? हाँ, मेरे बच्चों को अकेला छोड़ देंगे? भैया, मैं जिस दिन पहुंची हूँ उसी दिन ये सब। आप ही बताइए ना कि क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का? और मैं खुद नहीं आना चाहती थी, मेरे बच्चों को छत मिल जाए इसलिए आई हूँ। हाँ, तो दिया ना सहारा। अपने खर्चे होने के बावजूद भी तुझे और तेरे बच्चों को सहारा दिया ना। मुझे नहीं पता था भैया कि आपका सहारा एक एहसान है, एक भीख है। नहीं चाहिए मुझे, मैं अपना और अपने बच्चों का देख लूंगी। चलो अभी। चिंकी माँ हमें खोली में ले गई थी और चिंकी को यहीं रहना था। मुझे दर्द हो रहा था, मैं दवा लेके सो गया। माँ ने कहा कि वो कुछ काम करने खेत में जा रही है। उसके बाद हमने उसे नहीं देखा। अरे चिंकी, पर आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि वो भाग गई। आप दोनों को बड़ी फिक्र थी ना उसकी। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं लिखवाई उसके गायब होने की? साहब, हम क्यों रिपोर्ट लिखवाएंगे? उसने हमें कम तकलीफें दी हैं क्या?
जैसा भाई होने से तो ना होना बेहतर है। तकलीफ हो रही थी तुझे, भूल गया उसके साथ क्या हुआ था? सारे गांव में शर्मिंदा किया गया उसे, इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई उसकी, और तकलीफ हो रही है तुझे? एक बात कान खोल के सुन लो, दुआ करो कि वो मिल जाए। अगर नहीं मिली ना तो तुम सबको बहुत तकलीफ होगी। गांव का चप्पा चप्पा छान मारो। मुझे नहीं लगता कि धरा जैसी बहादुर औरत अपने बच्चों को छोड़कर इस तरह से चली जाएगी। इस न्यूड परेड केस के सारे सस्पेक्ट से फिर से पूछताछ करो, एक भी बचना नहीं चाहिए। हो सर। रातों रात ये मामला और उलझ गया। जो मामला धरा के साथ हुई नेकेड परेड से शुरू हुआ, वो अब चिंकी के झूठे अपहरण और अभी पर हुए हमले के बाद खुद धरा की गुमशुदगी में तब्दील हो चुका था, और पुलिस ने फिर से एक एक संदिग्ध से सख्त पूछताछ की। धरा कहाँ है? मुझे नहीं पता साहब, और वैसे भी उसे मैं क्यों गायब करवाऊंगा? मामला ठंडा पड़ गया था, और उसे गायब करवा के मैं आग में क्यों घी डालूंगा? बताइए साहब, किस बात का बदला निकाल रहे हैं आप? हम पहले ही बहुत ज्यादा भुगत चुके हैं। ये उसकी कोई नई चाल होगी ताकि खुद तो भाग जाए और जाते जाते हमारा जीना हराम कर दे। मैं उसे बहुत प्यार करता था सर, फिक्र थी मुझे उसकी। मैं तो उसे सुख देना चाहता था, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगा सर? एसटी स्टैंड, रेलवे स्टेशन, यहाँ तक कि गांव में जितने लोग प्राइवेट गाड़ी का बिजनेस करते हैं, सभी से पूछताछ की, किसी ने धरा को नहीं देखा। सर उसके फोटो को सर्कुलेट करवा दिया। हो ना हो, इन सस्पेक्ट्स का धरा की गुमशुदगी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। सर अजीत और सुनील के बाद धरा से न्यूड परेड करवाने का कोई मोटिव नहीं था, लेकिन उसके बाद जब धरा ने उन्हीं पे उंगली उठाई, सबसे बड़ा मोटिव उन्हीं के पास था। इसके अलावा कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि जब अभी पे हमला हुआ था, प्रमोद इस शहर में ही नहीं था, तो हो सकता है कि ये हमला उसने नहीं किया। और ये धरा का छोटा भाई मंगल, गुस्सा बहुत आता है उसे। हो सकता है गुस्से की वजह से उसने अपनी बहन को गायब करवा दिया हो। सर बात वहीं आगे रुक। इसके बाद धरा से न्यूड परेड करवाने का कोई मोटिव नहीं। धरा की बड़ी भाभी ज्योति, वो काफी नाखुश लग रही थी धरा के आने से। ये धरा की सास और देवर के मामले में कोई प्रोग्रेस? सर वहाँ भी पूछताछ, कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक। उनके यहाँ से धरा के घर में या गांव में किसी को भी कोई फोन नहीं आया, तो मुझे नहीं लगता कि वो इन्वॉल्व है। पाटिल, ये सारा मामला न्यूड परेड पर ही आकर अटकता है। जब तक ये पहली नहीं सुलझेगी, मामला अटका रहेगा। सर ये रिकॉर्ड्स, सर कॉल ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स। सर जिस दिन धरा पे न्यूड परेड हुआ था, प्रमोद वही मौजूद था। मगर अभी पर हमले के दौरान नहीं। और ये देखो, अजीत और सुनील न्यूड परेड के दौरान भी मौजूद थे और अभी पर हमले के दौरान भी। ले गया उस सालों। मुझे क्यों मार रहे हो साहब? जब से धरा हम पे केस किया, मैं तो उससे दूर ही रहा साहब। फिर से वही कहानी। तेरे कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं, जब धरा की न्यूड परेड हुई तो उस वक्त वहीं पर था, और उस वक्त भी वहीं पर था जब अभी पर हमला हुआ। बस बोलेगा या खाल उधेड़ूं तेरी? बोल। हाँ सर, हाँ मैं गया था वहां पे, जहां पे धरा को जबरदस्ती बिना कपड़ों के, लेकिन मैं नहीं जानता था वहां क्या होने वाला था। मुझे सिर्फ इतना बताया गया था कि गांव की शांति के लिए किसी को सबक सिखा, किसी को डराना है ताकि वो गांव छोड़ के चला जाए। लेकिन जब वहां जाके देखा तो वो धरा थी सर। और तू कहता है कि तुझे धरा से बहुत प्यार है। ये कैसा प्यार है तेरा? हाँ, इतने सारे गैर मर्द उसके साथ खेल रहे, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे, और तू देखता रह गया? सर वहां पे सब लोग पागल हो गए थे, जानवरों की तरह। अगर मैं वहां आवाज उठाता तो शायद वो लोग मुझे मार ही देते। उस रात की बाद में एक पल भी नहीं सो पाया हूं सर। बहुत ही पछतावा हो रहा था मुझे। मैं तो उसकी मदद करना चाहता था, उसे सहारा देना चाहता था, लेकिन सर मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसने आप लोगों को मेरे बारे में क्या बताया। जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी ना तेरी, तू वहां खड़े खड़े तमाशा देख रहा। अब ये बता, ये जो न्यूड परेड थी, इसका प्लान किसका? बोल जरा, कहाँ है? क्या किया उसके साथ? अरे बोला ना, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। तेरे सारे दोस्तों ने कबूल किया है, जो धरा के साथ जबरदस्ती करने में शामिल थे, उन सब ने तेरा ही नाम लिया है। बोल, ये घटिया प्लान तेरा ही था ना? ऊपर से धरा को गायब करवा दिया तूने। नहीं साहब, मैंने धरा को गायब नहीं करवाया साहब, ना ही उसको बिना कपड़ों के घुमाने का प्लान मेरा था साहब। मैंने तो उसकी सिर्फ तैयारी की थी, और वो भी गांव की भलाई के लिए। साले, एक औरत को नंगा चलवा कर बेआबरू करने में गांव की भलाई थी? हाँ साहब, वो तो पहले से ही मुसीबत की पुड़िया थी, और फिर मुझे पता लगा कि धरा अपने ससुराल में एक बड़ा कांड कर गांव वापस आ रही।
और वो फिर से यहाँ पर भी कोई नया बखेड़ा शुरू करेगी। बस इसलिए साहब गांव वालों को उससे बचाने के लिए उसे जल्द से जल्द यहाँ से दूर भेजना जरूरी था। अब मैंने जो किया वो किया साहब, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ना मुझे ये पता है कि धरा अब कहाँ है, और ना ही उसको बिना कपड़ों के घुमाने का प्लान मेरा था। तो फिर किसने बनाया घटिया प्लान? चिंकी, तुमने किडनैप होने का नाटक अपनी माँ को फंसाने के लिए किया था ना? किसने कहा था ये करने को? देखो, अगर तुम बता दोगी तो हमें उन्हें ढूंढने में मदद होगी। सच बताओ। भूषण मामा और मंगल मामा ने। मामा जी। अरे चिंकी बेटा, इधर आ जाओ। इतनी रात में यहाँ कैसे? मामा मैं आपके साथ ही रहूंगी, नहीं रहना मुझे उस औरत के साथ। बहुत नफरत है मुझे उनसे। कहीं भाग क्यों नहीं जाती वो? बहुत परेशान करती है ना तेरी माँ तुझे? हाँ। बेटा तू चाहती है ना कि तेरी माँ तुझे परेशान ना करे? हाँ। तो हम जैसा कहते हैं वैसा ही कर। अरे भैया ये लोग केवल डरा रहे हैं, झूठ कबूल करवाना चाहते हैं हम लोगों से मार मार के। सर, हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। धरा इतने सालों के बाद वापस आना चाहती थी। भैया मैं वापस आ रही हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। और वापस? इतने सालों के बाद? धरा, इतने सालों के बाद घर में थोड़ी मुश्किल तो होगी ना? नहीं भैया, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। वो जो 2 एकड़ जमीन है मेरी, मैं उस पे काम करके कमा लूंगी भैया। ठीक है, ठीक है। धरा एक काम करो, तुम आ जाओ, फिर हम लोग बैठ के बात करते हैं, ठीक है? क्या भैया, क्यों बुलाया उसको? तो क्या करता? कानून के मुताबिक 2 एकड़ जमीन उसकी है, समझ गए? कौन सा हमें उसे जमीन देनी है? कुछ ऐसा करना है कि वो गांव छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो जाए, समझ गए? वो 2 एकड़ जमीन जिस पे कानूनन उसका भी हक था, उस जमीन के टुकड़े के लिए तुमने अपनी ही बहन को पूरे गांव के सामने नंगा किया और उसी हालत में चलवाया। लेकिन तुमने धरा की हिम्मत को कम आंकने की गलती की। वो भागी नहीं, डरी नहीं, उसने अन्याय का सामना किया और डटी रही। इसीलिए तुमने उसे झूठा साबित करने की कोशिश की, उसके कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला। अरे तुमने तो एक बच्ची को भी नहीं छोड़ा, जिनकी को भी तुमने अपने प्लान का मोहरा बना लिया। और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब तुम हार गए तो उसे अगवा करवा लिया। नहीं सर, ये सच नहीं है। बता। हाँ साहब, हम लोग खुद हैरान थे जब वो वापस नहीं लौटी। सर, अब इतना सच बता दिए, ये झूठ क्यों बोलेंगे सर? अरे जल्दी जल्दी चलो, सूरज सर पर आ गया है। लेकिन मालकिन साहब, अरे मालूम है, पर उनके आने तक रुक तो नहीं सकते ना। मैं हूं ना, तुम लोग काम शुरू करो। और सुनो, ठीक से काम करना, फिर से देखने आऊंगी मैं। अब चलो फावड़ा को तार निकालो। ताला? चाबी तो सिर्फ धरा के पास है, जाने कब आएगी और कब। एक काम करो, ताला तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजें। यस सर। सर, धरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौत दम घुटने से हुई। गेहूं की बोरी से दम घुटा गया और इसके साथ रेप भी हुआ है, बुरी तरह। डीएनए रिपोर्ट में 2 से 3 सीमन सैंपल मिले। 2-3 मतलब गैंगरेप? जी सर। सर, डीएनए रिपोर्ट नो मैच। क्या? ये कैसे? इसका मतलब चाबी किसी के पास तो है। कोई बाहर का आदमी नहीं। ऐसा करो पाटिल, पंचायत ऑफिस में जाओ और हर फैमिली में कितने मेल सदस्य हैं उन सब की एक लिस्ट बनाओ। संजू, ये तुम्हारे मोबाइल से मिला है। कहां से आया तुम्हारे पास? रिपोर्ट्स, डीएनए रिपोर्ट्स है। तुम तीनों के सैंपल्स मैच करते हैं। बलात्कार किया था ना धरा का? बताओ, सच सच बताओ, वरना हड्डी पसली एक करने में देर नहीं लगेगी। उस रात को जब धरा को सबके सामने बिना कपड़ों के चिल्लाया था, तब से हम लोग पागल हो गए थे सर।
बलात्कार करने के बाद उसकी जान ले ली। नहीं सर, हमने उसको मारा नहीं। हाँ सर, संजू ने बोला कि वैसे भी लोग उसे पागल बोलते हैं। और अगर बात बिगड़ जाती तो हम लोग बोल देते कि उसने ही उकसाया था हम तीनों को। इसलिए सर हमने उसे मारने के बारे में नहीं सोचा, उसे वहीं छोड़ के चले गए। उन तीनों लड़कों ने अपने स्टेटमेंट में एक ही बात कही है कि उन्होंने धरा को वहीं पे छोड़ दिया था। किसी ने गोडाउन लॉक करने की बात तो की ही नहीं। और जब ज्योति वहां पर मजदूरों को लेकर पहुंची, गोडाउन लॉक था और उसे ताला तोड़वाना पड़ा। एग्जैक्टली। इसका मतलब चाबी किसी के पास तो है जिसने गोडाउन को लॉक किया है। ये दोनों तो बिल्कुल कन्फेस नहीं करते। एक गुंजाइश है पाटिल, उन तीनों लड़कों को फिर से बुला, बात करनी। हो सर। तुमने ट्यूशन से लौटते वक्त धरा का बलात्कार किया, तकरीबन 4-5 बजे। हाँ सर। और मौत हुई 8-9 बजे के आसपास। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुमने किसी को बताया? कुछ पूछा है तुमसे? बताया था किसी को? संजू, रघु और बंटू, उसके अलावा सिर्फ एक तुम ही हो जिसको यह पता था कि तुम्हारी मां के साथ क्या हुआ और वो कहां थी। अब बोल, तुमने ही मारा ना तुम्हारी मां को? हाँ भी नहीं। देख, संजू सब कुछ बता चुका है। वो मिले थे ना तुमसे? बोल। इधर आ, तुझे एक मस्त वीडियो दिखा। ये वीडियो दिखा, वीडियो दिखा। हाँ हाँ, देखना देखना, देख देख देख। अरे देखना, कैसा लगा बता ना। मस्त है ना? तेरी माँ का मिले ना तो मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। मैं माँ को मारना नहीं चाहता था, यही अच्छा होगा माँ के लिए, इसीलिए मार दिया। मैंने बोला था ना, बोला था मैंने। तू क्यों गई पुलिस के पास? मत कर कंप्लेंट। अभी मुझे अभी स्टेशन ले चल। तू समझती क्यों नहीं है? तू फिर कंप्लेंट करेगी, लोग फिर से तुझे पागल कहेंगे। मैं हार नहीं मानूंगी अभी। अब फिर नहीं माँ, अब फिर नहीं। अब तुझे कोई तंग नहीं करेगा माँ, कोई तुझे तंग नहीं करेगा। अम्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता, वो खुश है, जहां भी है खुश है। सब यहाँ पर उसको तकलीफ देते थे, कोई खुशी से नहीं जीने देता था। पापा के घर में जब चाचा के ऊपर कंप्लेंट की तो सबने उन्हें झूठी बोला, गाली दी सबने उन्हें। झूठी नहीं थी वो, मैंने देखा था उन्हें। चाचू हर वक्त देखते रहते थे उन्हें चुप चुप के। फिर हम यहाँ पे आ गए। मुझे लगा यहाँ आकर सब ठीक हो गया, लेकिन सब लोग यहाँ पर भी उनको गालियां देने लगे। फिर उन लड़कों ने अजीब दो मुआ समाज है हमारा, जो एक तरफ तो हक की लड़ाई का प्रचार करता है और दूसरी तरफ एक स्त्री का अपने हक के लिए आवाज उठाना बर्दाश्त नहीं कर पाता। हमारा समाज कायरता भरा वार करता है स्त्री के सबसे अहम तत्व पर, उसकी गरिमा पर, उसकी आबरू पर, उसके चरित्र पर। लेकिन ये सब क्यों हुआ? क्योंकि धरा ने अपना हक मांगा। पर इतनी कोशिशों के बाद भी धरा के गुनहगारों को सुख नसीब नहीं हुआ। उसके देवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और इन सभी को कानून ने उनके किए की सजा दी। मरकर भी धरा की जीत हुई, लेकिन बदकिस्मती से जीत का यह रास्ता धरा को उसके अंत तक ले गया। धरा और उसके जैसी अनेक महिलाओं की लड़ाई एक क्रांति है और इस क्रांति की लौ को जलाए रखना हम सबका कर्तव्य है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।
अनु कहाँ जा रही हो? कॉलेज? हाँ। चलो ना, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। नहीं अनु सुनो मेरी बात, मैं छोड़ देता हूँ ना तुम्हें। आप तकलीफ मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। अनु सुनो मेरी बात, तकलीफ की कोई बात नहीं है, मैं छोड़ दूंगा ना। मैं चली जाऊंगी। सुनो मेरी बात, चल चल। अनु अनु उतरो, गाड़ी से उतरो, मत जाओ अनु, गाड़ी में उतरो। अनु उतर जाओ गाड़ी से। अनु अनु गाड़ी से उतरो। अनु अनु प्रिया प्रिया प्रिया। आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? रमेश ने अनु को किडनैप कर लिया। हमें सताने के लिए अनु को टॉर्चर करेगा। मैं जानता हूं उस कमीने को। हेलो पुलिस। राणे सर, हर एक ट्रैफिक सिग्नल पर इस गाड़ी नंबर को मैसेज करो, जहां जहां हमने नाकाबंदी की है वहां पर भी। जाओ। ओके सर। गायतोंडे, अपनी वायरलेस टीम को मुलुंड हाईवे पर भेजो और इस लड़की का फोटो हर एक के मोबाइल में अपलोड करो। ओके सर। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम जितना जल्दी हो सके आपकी लड़की को ढूंढने की कोशिश करेंगे। मोरे, उस मोबाइल नंबर को ट्रेस करो। अगर फोन स्विच ऑफ नहीं हुआ है तो हमारे लिए 1 ही घंटा काफी है लड़की को ढूंढने में। अरे आपने राइट क्यों मारा? मेरा कॉलेज तो नेक्स्ट लेफ्ट पे था। सब पता चलेगा। सर, रमेश मेरा छोटा भाई है। बाबा ने अपनी प्रॉपर्टी के 2 हिस्से करके हम दोनों भाइयों में बांट दी थी, पर सर रमेश ने अपना सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी बिजनेस के नए नए तरीके आजमाने में फूंक डाली। सर, वो जबरदस्ती मेरी फैक्ट्री हथियाना चाहता है। सर, आई एम श्योर कि रमेश ने अनु को किडनैप भी इसीलिए किया है ताकि वो हम पर दबाव बना सके, हम लोग डर जाएं और फैक्ट्री उसे दे दें। रमेश आपका सगा भाई? हाँ। अनु हाँ, चल 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 साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैडम, गाड़ी रोको दिला। साहब मत मारो साहब। साहब मत मारो साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। वो प्रवीण झूठ बोल रहा है साहब, मैंने अनु को किडनैप नहीं किया। आप चाहे तो अनु से पूछ लो ना। काका सच बोल रहे हैं, उन्होंने मुझे किडनैप नहीं किया था, मैं खुद अपनी मर्जी से उनके साथ गई थी। आप प्लीज काका को छोड़ दीजिए। वेरी जाली इसका तू। बाबा प्लीज, मतलब बोलू दिया। सर सर प्लीज उनको छोड़ दीजिए। आपको चाहिए तो मैं आपको राइटिंग में लिख के देती हूँ कि मैं खुद उनके साथ गई थी। ये रिश्तों का कैसा चक्रव्यूह था जहां कह पाना मुश्किल था कि कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ, कौन किसकी तरफदारी कर रहा था और कौन किसकी खिलाफत। अन्नू और रमेश झूठ बोल रहे थे या फिर प्रवीण और प्रिया? आखिर यह अपहरण था या सिर्फ दर्शाया गया था? और प्रवीण की बेटी अन्नू रमेश को क्यों बचा रही थी? प्रवीण ने जायदाद की बात सच कही या झूठ? रमेश जायदाद हड़पना चाहता था या अपना जायज हक मांग रहा था? इन सभी सवालों के साथ यह केस शुरू हुआ, लेकिन 6 महीने के बाद कुछ ऐसा घटा जिसने इन सवालों पर ही सवाल खड़े कर दिए। अनु, 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 अहो 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 एकता का। काय झालं? सुबह सुबह क्या चिल्ला रही हो? अनु अपने कमरे में नहीं है। अरे तो जिम गई होगी। जिम बैग उसके कमरे में ही है। फिर कहाँ चली गई? जरा बाहर देखो तो, बाहर तो नहीं गई?
can't be reached right now. अनु! अनु! अनु बाहर भी नहीं है। उसका फोन भी ऑफ मिल रहा है। कहाँ चली गई? ऐसे बिना बताए कहाँ जा सकती है? कहीं रमेश ने अनु को फिर से किडनैप तो नहीं कर लिया? हेलो, पुलिस? सर कहाँ थे सर? अरे सगला घर नीट चेक करा रहे हो सर। अरे सर बताएंगे तो हुआ क्या है? अनु कहाँ है? मुझे नहीं पता अनु कहाँ है। क्या हुआ क्या? अनु पांचाल लापता है और उसका बाप प्रवीण, उसका कहना है कि तूने उसे किडनैप किया है। सापड़ निकाले। साहब ये प्रवीण का दिमाग खराब हो गया। वो खामखा मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। साहब मुझे वाकई नहीं पता अनु कहाँ है। नहीं पता? तो ये क्या है? ये किताबें मैंने अनु के लिए खरीदी है। तूने अनु के लिए खरीदी है या अनु की ही है? साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं मानता हूँ मेरा झगड़ा चल रहा था प्रवीण के साथ प्रॉपर्टी को लेकर, लेकिन मैंने अनु को किडनैप नहीं किया साहब, मेरा यकीन मानिए। ये बुक्स मैंने खरीदी थी वो उसे गिफ्ट करने के लिए साहब। देख, अगर तू झूठ भी बोल रहा है ना तो हम पता करवा लेंगे। मोरे, अपने पास अन्नू के अपने हाथ का लिखा हुआ पिछली बार का स्टेटमेंट है ना? उस स्टेटमेंट को और इस बुक पे लिखे हुए नाम के हैंडराइटिंग को मैच करवाओ। ओके सर। ये अन्नू की हैंडराइटिंग है। बिना उस तक पहुंचे उसकी हैंडराइटिंग इस पर कैसे आई? बोल। मुझे मेरे वकील से बात करनी है साहब। 1000 बार समझाया था तुम्हें कि अनु पर नजर रखो, उसका ध्यान रखो, पर नहीं, तुमने उसे इतना सर पे चढ़ा दिया। आज देखो क्या हालत हो गई। हाँ, जैसे सब मैंने किया है, मैंने ही बिगाड़ा है उसे। अरे बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की ही नहीं, बाप की भी होती है। और पिछले कुछ दिनों से तो पता नहीं क्या हुआ है अनु को, ना कोई बात सुनती है ना मानती है, और कुछ पूछो तो सीधा मुझे जवाब तक नहीं देती। तूने क्या सोचा हाँ? कि तुम मेरे ऊपर झूठे केस डाल के मुझे बार बार अंदर करवाओगे, फिर मैं जेल में सड़ता रहूंगा और पूरी जायदाद तुम अकेले खा जाओगे। खा जाएगा मतलब? ये मेरा हिस्सा है, अब मैं तुझे उसमें से चवन्नी भी नहीं दूंगा। तूने अपनी सारी जायदाद, सारा पैसा अय्याश में उड़ा दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे फैक्ट्री में से आधा हिस्सा कैसे नहीं देते हो। बहुत हो गया प्यार व्यार का नाटक। अब देख, तू सोच भी नहीं पाएगा तेरे साथ मैं क्या करूंगा। सर, बॉडी लगभग पूरी तरह से जल गई है। आसपास पड़े हुए जले हुए कपड़े को टुकड़े से लगता है कि शायद ये बॉडी किसी लड़की की हो सकती है। कुछ मिला है आसपास? नहीं सर, बॉडी आइडेंटिफाई की जा सके ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लगता है आसपास की पत्तियों और लकड़ियों पर पेट्रोल डाल के जलाया गया है। सर, हमारे पुलिस स्टेशन में अनु पांचाल और ऐसी 2 लड़कियों के आसपास के पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है। अगर इस बॉडी के बोन्स के डीएनए और उन तीनों के फैमिली के डीएनए को मैच किया जाए तो शायद पता चल सकता है कि यह बॉडी किसकी है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके जी सर। ओके सर, अनु का कुछ पता चला? फिलहाल तो नहीं, लेकिन हमें एक डेड बॉडी मिली है जो पूरी तरह से जल चुकी है, और इसीलिए आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना होगा, जिससे हम ये पता कर पाए कि वो बॉडी अन्नू की है या नहीं। सर, मेरी बेटी अनु नहीं हो सकती सर। देखिए, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि वो बॉडी अनु की ना हो, और इसीलिए आपको एबीओ टेस्ट करवाना पड़ेगा। आपका कहना था कि आखिरी बार आपने अनु को रात में देखा था। यह भी हो सकता है कि वो सुबह नहीं रात में गायब हुई हो। नहीं सर, रात के 10 बजे कल अनु सो गई थी, उसके सोने के बाद ही मैं सोने गई थी। आप कहाँ थे? सर, मैं भी तकरीबन 10:30 बजे सो गया था। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी, रमेश ने उसके साथ क्या किया होगा। आपने रमेश को जब जेल में बंद किया था तो उसे छोड़ा क्यों? बेल के लिए अप्लाई करने का हक सभी को होता है। रमेश ने भी एंटीसिपेटरी बेल ली है। उसके कहने के मुताबिक उसको झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। सर, झूठा मैं नहीं, झूठा रमेश है। वो हमारी फैक्ट्री हड़पना चाहता है। हम उसे अरेस्ट तो कर सकते हैं,
लेकिन उसके लिए बॉडी आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है। सर, पीएम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की उम्र लगभग 20 साल की है। जलने से नहीं बल्कि गला दबाने से उसकी मौत हुई है। जलाने के पहले उसकी मौत हो चुकी थी। एबीए रिपोर्ट के मुताबिक प्रिया का ब्लड सैंपल डेड बॉडी से मिले हुए सैंपल से मैच कर रहा है। इसका मतलब वो बॉडी 99% अनु पांचाल की है। सर, हमने मर्डर के वक्त रमेश पांचाल का मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया। वो घर पर ही था। क्राइम स्पॉट पे उसके होने का कोई सबूत नहीं मिला। ये भी तो हो सकता है कि उसने हमें गुमराह करने के लिए अपना मोबाइल घर पे छोड़ दिया हो और ये काम किसी और से करवाया हो सकता है। सर, हमने अनु के भी मोबाइल का लास्ट लोकेशन चेक किया। घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर अनु का मोबाइल ऑन तो था, लेकिन क्राइम स्पॉट पर पहुंचते पहुंचते शायद वो स्विच ऑफ हो गया। वो अनु के मोबाइल से कुछ पता चला? हाँ सर, अनु के मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक नंबर दिल नाम से सेव है। वो किसी अनिल सावंत के नाम से रजिस्टर्ड है। सर, ये अनिल सावंत और अनु के मोबाइल में काफी एसएमएस एक्सचेंज हुए, जिसमें से एक एसएमएस ऐसा है कि तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा, इस टाइप का है। ये अनिल सावंत का एड्रेस मिला ना? हाँ सर। एक मिनट, ये अनिल सावंत से घर है? हो, बुलवा चला जरा। मुझे मालूम नहीं है कहाँ है वो। अभी तो उसका फोन भी बंद आ रहा है साहब। वो सुबह जब घर आया था। अरे अनिल, किधर था रे तू? अरे आज तेरा जन्मदिन है। अरे ये क्या झाले रे बाबा? ये कैसे जला है? अरे अनिल बोल ना, ये कैसे हुआ है? चल मैं तेरी दवाई लेकर आती हूँ। उसका हाथ थोड़ा जला हुआ था, फिर मैं उसके लिए खाना लेने के लिए अंदर गई, तब तक वो जा चुका था। साहब साहब, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अगर अनिल वापस आता है तो मुझे इस नंबर पर फोन कर रहा। अच्छा, आपके पास अनिल की कोई फोटो है? जी साहब, है। मोरे, एक काम करो, हमारे 2 कांस्टेबल 24 घंटे के लिए अनिल के घर के बाहर हमारे 2 कांस्टेबल तैनात करो। सर, हमारे पेट्रोल टीम को और एक जली हुई लाश मिली है। सर, यहाँ पे किसी ने ये बॉडी जलाई है। पेट्रोलिंग के समय हमारी टीम की नजर जब इस बॉडी पे पड़ी सर, तब फौरन ही आग बुझा दी सर। साहेब, तुम्ही मला इकडे का आणलं? मेरा नैवेद्य क्यों आएगा? आज उसका जन्मदिन है साहब। मैं सब उसके पसंद की चीज बनाई हूँ, उसने तो अभी तक चखा भी नहीं साहब। मेरा अनिल अभी घर को आने वाला है, उसके पास घर का चाबी भी नहीं है साहब। मेरे को घर जाने का, मैं घर जाती हूँ साहब। हे बघा, तुमची परिस्थिती मी समजू शकतो, लेकिन क्या करें, फॉर्मेलिटीज है, पूरी तो करनी पड़ेगी। बस आप एक बार देख लीजिए। किसने मारा होगा आपके बेटे को? वही आदमी साहब, कुछ दिन पहले मेरे घर पे आया था धमकी देने को। अनिल, अनिल बाहर निकल तू। किधर अनिल? अरे कौन है आप? चुप, आज तेरी आश्वी का भूत उतार के रहूंगा। अरे रुको, अनिल, अरे रुको, अंदर मत जाओ। बाहर निकल। अरे रुको। अनिल कहाँ है? अनिल, अरे बाहर आओ। अनिल कहाँ है? अनिल घर पर नहीं है। क्या हुआ है? कुछ किया है क्या मेरे अनिल ने? मेरी बेटी को प्यार के नाम पे पागल बना रहा है। क्या ये वही आदमी था जो आपके घर पर आकर अनिल को मारने की धमकी देके गया? नहीं साहब, ये नहीं है, वो कोई दूसरा आदमी था। तो फिर और कौन हो सकता है जो अन्नू को अपनी बेटी बता रहा है? ये केस कुछ इस तरह था जहां जुर्म की रफ्तार और मोड़ समझ के बाहर थे। अन्नू का अपहरण होता है। मैं चली जाऊंगी। सुनो मेरी बात, चल चल। अरे और शक जाता है रमेश पर। सर, आई एम श्योर कि रमेश ने अनु को किडनैप भी इसीलिए किया ताकि वो हम पर दबाव बना सके। पुलिस रमेश को अरेस्ट करती है, लेकिन अन्नू केस वापस ले लेती है। उन्होंने मुझे किडनैप नहीं किया था, मैं खुद अपनी मर्जी से उनके साथ गई थी। आप प्लीज काका को छोड़ दीजिए। और 6 महीने के बाद अन्नू का कत्ल होता है और तभी एक और नाम जुड़ता है अनिल सावंत का। परिस्थितियां उसे संदिग्ध बनाती हैं, लेकिन उसका कत्ल
उसे इल्जाम से बरी करता है। कहीं अनिल का कातिल घर पर धमकी देने वाला वो शख्स ही तो नहीं था जो अपने आप को अन्नू का पिता बता रहा था। लेकिन तभी पुलिस को एक तरकीब सूझी। उन्होंने अनिल की मां को एक और तस्वीर दिखाई। हाँ साहब, इसी ने मेरे घर आकर अपने बेटी के नाम से मेरे अनिल को जान से मारने की धमकी दी थी साहब। अनिल कहाँ है? अनिल कहाँ है? अनिल घर पे नहीं है। क्या हुआ? कुछ किया क्या अनिल ने? कुछ किया नहीं, बहुत कुछ किया है। हाँ? मेरी बेटी को प्यार के नाम पर पागल बनाएगा वो। एक बात बोल देना उसको, मेरी बेटी से दूर रहे। आइंदा मेरी बेटी के आसपास भी दिखा ना वो, तो सोच लेना इस दुनिया में दोबारा नहीं दिखेगा वो। चलो राणे, थोड़ा सब जगह ठीक से तलाशी लो। सर सर बहुत अजीब बात, अनु के माँ बाप की और रमेश की बिल्कुल नहीं जमती, फिर भी इस एल्बम में अनु की ही सारी फोटो है। हो सकता है अनु रमेश की बेटी हो और अनिल और अनु के कत्ल का राज यही हो। बिल्कुल पॉसिबल है सर, क्योंकि उस दिन बॉडी की शिनाख्त के लिए जब हमने प्रवीण से डीएनए सैंपल मांगा तब प्रिया ने मना करके खुद का ब्लड सैंपल दिया। इन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो हो सकता है कि चक्कर खा के गिर जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि डीएनए टेस्ट के लिए आप मेरा ब्लड ले लें? क्योंकि प्रिया जानती थी कि प्रवीण अनु का बाप नहीं है और प्रवीण का ब्लड सैंपल अगर लिया जाता तो डीएनए मैच नहीं करता और प्रवीण को पता चल जाता। लेकिन सर हम ये कैसे साबित कर सकते हैं कि अनु प्रवीण की नहीं रमेश की बेटी है? फिलहाल हम प्रिया से डायरेक्ट तो नहीं पूछ सकते हैं। ये बात जरूर रमेश का है, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं रहता। इसको फॉरेंसिक के लिए भेजो। सर ये रमेश का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। मोरे, सिविल में रमेश और प्रवीण के घर के सामने 24 घंटे अपने लोग लगा दो। ओके सर। आ गया आपका घर। चलो हम अंदर तक छोड़ते हैं आपको। नहीं नहीं, थैंक यू, आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की। अब मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी। क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? किसने किया ये? प्रिया अकेले गई थी घर से बाहर? हाँ सर। उसका पति कहाँ था उस वक्त? वो घर पर ही था। किसी ने पीछे से मुझ पर हमला किया, पर मैं देख नहीं पाई कि वो कौन था। सर मुझे पक्का यकीन है कि वो रमेश ही था। कल भी हमारा घर आया था और प्रिया को धमकी देकर गया है। बताओ ना प्रिया, क्या बोल रहा था? हाँ, कल वो हमें धमकी देकर गया कि आखिर किस काम में इतनी बिजी थी? वो 2 टके का लड़का आदिल और अपनी अनु उसके साथ प्यार में पागल होकर घूम रही थी, और तुम हो कि तुम यहाँ आराम से बैठी हो, चिंता तक नहीं है। ये तुम बोल रहे हो जिसने आज तक सिर्फ सब कुछ बिगाड़ा ही है। अपने गिरबान में तो झांकते नहीं हो, दूसरे पर उंगली उठाने चले आते हो। तुम्हें पता चल गया तो तुमने क्या कर लिया? हाँ देख, ये बकवास ना अपने पति के साथ किया कर, मेरे साथ नहीं, समझी? मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए आया था कि उस अनिल को अपने किए की सजा मिल गई। देख, ये रोने धोने का नाटक बंद कर और चुपचाप प्रवीण से कह दे कि फैक्ट्री का हिस्सा मेरे नाम पे कर दे, वरना तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ। वो हमारे परिवार के साथ कुछ भी बुरा करेगा।
हेलो, हाँ ठीक है सर। देखिए फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन वापस जरूर आएंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी देर पहले आप पर रमेश ने हमला किया था, तो ये बात गलत है, क्योंकि हमारी टीम को रमेश की लाश मिली है, वो भी यहां से बहुत दूर। सर पेट से काफी खून बह गया है, काफी गहरा घाव है, आसपास कोई हथियार भी नहीं मिला। मुझे लगता है खूनी कत्ल करने के बाद हथियार के साथ ही भाग गया। मोरे, अगर पेट में चाकू मारा गया है तो शर्ट फटा हुआ होना चाहिए, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि शर्ट साबुत है और पेट फटा हुआ है। सर मुझे लगता है कि छीना झपटी में रमेश का शर्ट ऊपर हुआ होगा और इसलिए चाकू मारते वक्त पेट तो फट गया लेकिन शर्ट साबुत है। हो सकता है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो गया है कि रमेश ने अनु और अनिल का कत्ल किया था, तो अब उसका कत्ल किसने किया? सर एक शख्स है जो रमेश का खून कर सकता है, लेकिन अभी यकीन से कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कंफर्म नहीं होता। क्या रे सुनील, जेल से कब आ रहा है? अरे साहब 2 दिन पहले ही छूट के आया हूं मैं। और आते ही क्राइम कर दिया, मार दिया रमेश को, क्योंकि तेरी माँ को यकीन था कि उसी ने अनिल को मारा था। साहब अनिल मेरा छोटा भाई था, बहुत प्यार करता था मैं उसको, बहुत रोया साहब जब पता चला किसी ने उसको मार दिया। इसके लिए किसी का जान तो नहीं ले सकता ना साहब। साहब अगर वो मुझे दिखता ना तो उसका थोबड़ा बिड़ा सब फोड़ डालता। अच्छा, मतलब वो तेरे सामने भी नहीं आया, फिर भी तूने उसे ढूंढा। चल मान लेते हैं, पिछले 2 दिन में तूने क्या किया, पूरा कच्चा चिट्ठा सुना। अब कोई ऐसे तो रिया होके नहीं आएगा ना, पेरोल पे छूट के आया हूँ। आप पेरोल ऑफिसर से पूछ लो ना किधर किधर गया, क्या क्या किया, वो सब पता चलेगा आपको। अच्छा, बहुत स्मार्ट बन गया है तू, पुलिस को कानून सिखाएगा। जब तक इसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आती, बिठा के रखो इसको इधर। मोरे, मेरा शक सही था, रमेश ने प्रिया पर हमला नहीं किया। जिस दिन प्रिया पर हमला हुआ उसके 1 रात पहले ही रमेश मर चुका था, और वो चाकू का कट वो कोई लड़ाई झगड़े की वजह से नहीं है, वो रमेश की किडनी निकालने की वजह से हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये केस कोई आपसी दुश्मनी का केस नहीं है, ये किडनी रैकेट केस है। फिलहाल इस फैमिली मैटर को दूर रखो और इस केस की दूसरी तरह से जानबीन करते हैं। इस रमेश की कॉल डिटेल्स फिर से निकालो और हर एक नंबर की डिटेल जांच करो। ओके सर। सर हमें रमेश के मोबाइल में और एक नंबर मिला है, यह नंबर किसी पिंकी पजनानी के नाम से रजिस्टर्ड है। हमें उसका एड्रेस भी मिल गया है। पता करो ये कौन है और रमेश से उसका क्या वास्ता था। ओके सर। पिंकी पजनानी? जी हाँ, मैं ही हूँ, कहिए। ये नंबर तुम्हारा ही है? जी नहीं, ये नंबर मेरा नहीं है। देखो, झूठ बोलने से फायदा नहीं है। हमें मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से पता चल गया है कि यह नंबर तुम्हारे ही नाम से और इसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। देखिए सर, मेरा फ़ोन मेरे हाथ में है, अगर ये नंबर मेरा होगा तो मेरा फ़ोन बजेगा और आपको सच का पता चल जाएगा। आप फ़ोन लगा कर देख लीजिए। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, कृपया कुछ समय बाद फिर कोशिश करें। अब तो आपको मेरी बात पे यकीन हो गया होगा। मैं वैसे भी बहुत लेट हो चुकी हूँ और मुझे काम के लिए निकलना है। अनाथ हूँ ना, एक दिन का काम भी बहुत नुकसान करता है मुझे। मैं चलती हूँ। इस नंबर का सिम तुम्हारी दुकान से खरीदा गया था ना? जरा चेक करके बताओ कि ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। 2 मिनट सर, मैं चेक करके बताता हूँ। ये नंबर सिम किसी पिंकी पंजनानी के नाम पे रजिस्टर है। ये रहा उसका आईडी प्रूफ और एड्रेस।
लेकिन वो लड़की तो कह रही है कि ये नंबर उसका नहीं है। इस लड़की के डॉक्यूमेंट पर किसी और को बेचा था क्या? पॉसिबल ही नहीं सर। सिम देते समय सारे डॉक्यूमेंट मैं खुद चेक करता हूँ, किसी एक के डॉक्यूमेंट में किसी दूसरे को सिम देता ही नहीं सर। ये पिंकी हमसे झूठ क्यों बोल रही है? कुछ छुपा रही है। Good afternoon, madam. Good afternoon. पिंकी नाम की सेल्स गर्ल है, असल में इसका काम कुछ और ही है। इसकी एक दोस्त शहर के नामचीन हॉस्पिटल में हेड नर्स है, जो हॉस्पिटल किडनी ट्रांसप्लांट के लिए फेमस है। सर, जब मैंने हॉस्पिटल के अंदर जाकर इंक्वायरी की तो मुझे पता चला कि आज तक उस हॉस्पिटल में 49 किडनीज ट्रांसप्लांट हो चुकी है, जबकि उस हॉस्पिटल में ऑफिशियली सिर्फ 12 किडनी डोनेशन का रिकॉर्ड है। पर आखिर इस किडनी रैकेट का अन्नू और अनिल की मौत से क्या संबंध है? और एक बात सर, ये 36 किडनियां हासिल करने में पिंकी और उसकी दोस्त का बहुत बड़ा हाथ है, और जबकि असल में वो उसकी दोस्त नहीं, उसकी माँ है। क्या? जी सर, पिंकी ने हमसे झूठ बोला कि वो अनाथ है, जबकि उसकी माँ जो हॉस्पिटल में हेड नर्स है, ये माँ और बेटी मिलकर किडनी रैकेट चलाते थे। मोरे, क्राइम ब्रांच को इन्फॉर्म करो और ये पिंकी के घर पे रेड करो। अगर वो दोनों सचमुच ये काम करती है तो उसके घर पे कोई ना कोई सबूत हमें जरूर मिलेगा। जी सर। Yes, sir. फ्रॉड क्या हो गया? अपना घर तलाश करो सर, ठीक तरह से तलाशी लेना। सर, मैं एक बड़े हॉस्पिटल की एक हेड नर्स हूँ। मेरे घर में आइस बॉक्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स तो होंगे ना? क्यों? घर पे बुला के सर्जरी करती है तू? और तू बता, वो आइस बॉक्स पे खून और मेडिकल इक्विपमेंट्स क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे घर पे? देखो, अच्छा होगा अगर बिना मलहम पट्टी के तुम लोग बोल दो, वरना वो हालत करेंगे ना कि सर्जरी के भी लायक नहीं बचोगी। बताती हूँ, सब बताती हूँ। मैं सेल्स गर्ल बन के इसीलिए घूमती थी ताकि मैं अलग अलग लोगों को फंसा सकूं और पुलिस को भी मुझे पकड़ने में मुश्किल हो। जाहिर है ये काम तू अपने अलावा और किसी के लिए तो करती ही होगी। किसके कहने पे करती थी? ये सब मैं अपनी माँ के कहने पे करती थी। मैं सेल्स गर्ल बनकर लोगों के घरों में घुस जाती थी, फिर उन्हें किडनी के लिए फंसाती थी, उन्हें सेड्यूस करती थी। रमेश भी उन्हीं लोगों में से था। उस दिन मैं घर से निकली
और रमेश के घर की डोरबेल बजाई। हेलो सर, सर आपसे 1 मिनट बात करनी थी। एक मिनट, लेकिन मुझे कुछ खरीदना नहीं है, थैंक यू। सर 1 गिलास पानी मिलेगा? वो एक्चुअली बहुत थक गई हो, धूप भी बहुत हो रही है तो थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। लो। अरे क्या हुआ? अरे जब वो पूरी तरह मेरे जाल में फंस गया था तो मैं उसे शहर से दूर एक सुनसान जगह पर लेकर गई और उसे सिड्यूस करते करते क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल सुंघा दिया, जो कि हम हर बार करते थे। जब वो बेहोश हो गया तो मैंने माँ को बुलाया और माँ ने अपना काम कर दिया, उसकी किडनी निकाल ली। ये दोनों आपके किडनी रैकेट केस के गुनहगार हैं। मुरे, ये तो हुआ किडनी रैकेट केस। अब आते हैं हमारे डबल मर्डर पे। अनिल और अन्नू अगर इस रैकेट से जुड़े हुए नहीं थे, इसका मतलब खून किसी और ने किया, एक ने या किसी 2 लोगों ने। पुलिस ने जाने अनजाने लंबे समय से चले आ रहे क्राइम ब्रांच के एक केस को सॉल्व कर लिया था, लेकिन अनिल और अन्नू के कत्ल से जुड़ा एक भी सुराग उनके हाथ नहीं लगा था। बावजूद इसके कि संदिग्धों की लिस्ट में अब सिर्फ प्रिया और प्रवीण पांचाल ही थे, पुलिस ने बड़ी होशियारी से एक जाल बिछाया। बस अब देखना यह था कि शिकार कब और कैसे उसमें आकर फंसता। कुछ नहीं किया। देख, तेरे इन आंसुओं का हम पर कोई असर होने वाला नहीं है। सच बता, क्यों मारना चाहता था अपनी बीवी को? क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था सर। सारी जिंदगी मेरी बीवी बनने का नाटक करती रही और मेरे भाई से अफेयर भी चलाती रही। अनु मेरी औलाद नहीं थी सर, वो प्रिया और रमेश की बेटी थी और मैं बेवकूफों की तरह सारी जिंदगी अंधा बन के घूमता रहा। तुझे कैसे पता चला कि अनु प्रिया और रमेश की बेटी थी? खुद अनु ने मुझे ये बात बताई थी। उस रात जब हम सो गए थे तो अचानक किसी आवाज से रात में मेरी नींद टूटी। मैं उठा, देखा तो प्रिया मेरे बाजू में सो रही थी। मैंने घड़ी में देखा तो 12 बजने में 15 मिनट कम थी। मैं दरवाजे से बाहर गया, हॉल में देखा कि अनु मेन डोर से बाहर जा रही थी। मुझे हैरानी हुई कि रात को चोरों की तरह अनु कहां जा रही। मैंने उसका पीछा किया। उन्होंने ऑटो लिया, मैंने भी अपनी बाइक ली और उसका पीछा किया। अनु हमारे घर से थोड़े दूर एक जगह पर पहुंची और ऑटो छोड़ दिया। मैंने भी बाइक साइड में लगा के उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हैप्पी बर्थडे। अनु, अरे देखा, 12 बजे विश किया है मैंने, इसलिए अब कोई चैलेंज मत देना मुझे। हाँ, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्या? कि बर्थडे मेरा और सुंदर तुम लग रही हो। मैं तो हमेशा ही सुंदर दिखती हूँ। प्यारी लड़की। अनु! अब पता चला क्यों माँ बाप से भड़की भी रहती, इस 2 टके की लड़की की वजह से। इस भिखारी ने तुझे हमारे खिलाफ भड़का के रखा है। अंकल पागल हो गए आप? अपनी बेटी को ऐसे कौन मारता है? क्या? बेटी मेरी, मैं मारता हूँ इसे, तुझे क्या है? तो देख लिया मैंने, आप अपनी बेटी के साथ क्या करते हो। देख लिया ना, अब जा यहाँ से। नहीं जाऊंगा। जाता है कि नहीं यहाँ से? नहीं जाऊंगा। मारोगे तो नहीं जाऊंगा। दिमाग पर सबका मैं बोल देता हूँ तुझे। पापा प्लीज, अनिल
प्लीज। पर अनु वो तुम्हें मेरी कसम, प्लीज जाओ यहाँ से, जाओ प्लीज जाओ। आज के बाद दिखाना तो याद रखना। पापा प्लीज। तेरे बाप से ज्यादा तू इस लड़के की सगी हो गई, इतनी फिक्र? बाप की भी होती अगर आप मेरे बाप होते तो। इस लड़के की वजह से तू अब मुझे अपना बाप भी नहीं। उस 2 टके के लड़के की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं सच जानती हूँ। आप मेरे पिता नहीं, मेरे पिता रमेश काका हैं। उस दिन जब आपको लगा ना कि उन्होंने मुझे किडनैप किया है, वो किडनैपिंग नहीं थी, वो मुझे यही सच बताने के लिए लेके गए थे। और मैंने मम्मी से भी यही पूछा, उन्होंने भी मुझे यही बोला है कि आप मेरे पिता नहीं हैं। तो प्लीज ये पिता का हक जताना बंद कीजिए, वरना मैं और भी बदतमीज हो सकती हूँ। जब मुझे एहसास हुआ कि अनु मर गई है तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। उसने मुझे अनु को मारते हुए देख लिया है और मुझे यकीन था कि वो जरूर वापस आएगा। रात भर उसका इंतजार करता रहा। वो सुबह आया और अनु की राख के पास बैठकर रोने लगा। मैं पीछे से गया, बाइक टूट थी इसलिए पेट्रोल नहीं छिड़क पाया। फिर मैंने कुछ लोगों के आने जाने की आवाजें सुनी तो मैं वहां से भाग गया। ये सब प्रिया की वजह से हुआ है सर। वो मुझे धोखा नहीं देती तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अपनी फैमिली से बहुत खुश था सर, पर प्रिया ने सब। उसने नहीं, तूने सब खत्म किया है। प्रिया और रमेश के बीच में कुछ नहीं था। अनु ना तुम्हारी बेटी थी ना रमेश की। प्रिया ने उसे स्पर्म डोनेशन से पैदा किया था, और वो भी इसलिए क्योंकि तू बाप नहीं बन सकता था। और उस बेचारी ने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि तेरा मर्द होने का घमंड टूट जाता। कहते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। प्रवीण ने वो पहलू देखा जो खोटा था। उसने दूसरा पहलू और अपनों के सच को जानने की कोशिश तक नहीं की और अपने ही हाथों से अपनी दुनिया को जलाकर राख कर दिया। प्रिया जिस सच के तूफान से जिंदगी भर डरती रही, वो उसके पीछे से आकर उसकी गृहस्थी को तहस नहस कर गया और वो कुछ नहीं कर पाई। प्रवीण को अनु और अनिल के कत्ल के लिए और रूपा और पिंकी को किडनी ट्रैफिकिंग और कई हत्याओं के लिए आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। गलतफहमी अक्सर रिश्तों में दरार बनती है और इसे पैदा इसलिए किया जाता है ताकि कभी मसले का हल ना हो सके। इंसान को चाहिए कि वो जब भी कहे सच कहे, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो, और कभी भी आधी अधूरी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।